अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज पेजेंट मूवमेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने टॉपिक किया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, ठीक है। अब जैसे पहले भी आपको बताया था, मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में हम देखें, हमने 1857 रिवोल्ट शुरू किया। उसके बाद पोस्ट 1857 रिवोल्ट बहुत सारे चेंजेस हुए। देन देश में आता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, और उसके बाद था आईएनसी, जिसमें हमने क्रिटिकली दोनों को समझा, इसमें मॉडरेट भी और साथ में एक्सट्रीमिस्ट भी। फिर मेन टॉपिक था 1905 का स्वदेशी। उसके बाद मेन टॉपिक था गदर पार्टी और उसके बाहर वो विदेशों में जो जो एक्टिविटीज हुई, और हालांकि ये भी रिवोल्यूशनरी में ही हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। फिर था 1916 का लखनऊ पैक्ट, जो बड़े बड़े टॉपिक थे, और साथ में 1916-17 में चलने वाला एक आंदोलन जिसको बोलेंगे होम रूल मूवमेंट। तो वहां तक हमने मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में पढ़ा था। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, फिर हम आगे अलग वाले जो हमारे टॉपिक है, जैसे कॉलोनियल इकोनॉमी या इकोनॉमिक क्रिटिक जो था ब्रिटिश का। दूसरा, और क्या टॉपिक पढ़े हमने, हाँ सॉरी, राइज ऑफ प्रेस, प्रेस का राइज भारत में कैसे हुआ, एजुकेशन का एवोल्यूशन भारत में कैसे हुआ, ये टॉपिक देखे। और कोई इसके अलावा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। और आज वाले टॉप लेक्चर में एक और कर लिया हमने, दैट इज अ रेवोल्यूशनरीज। तो ये साइड के जो टॉपिक थे विद शीट मैंने आपको ये दे दिए। अब दो टॉपिक रहते हैं इसी के साथ, और जो साथ साथ में एक्टिविटीज हो रही थी। एक है पेजेंट मूवमेंट, भारत में किसानों द्वारा कुछ आंदोलन हुए, और दूसरा है ट्राइबल अपराइजिंग। लगभग साथ साथ ही दोनों चले। जो प्रॉपर हैबिटेशन वाले एरियाज थे वहां पेजेंट मूवमेंट होंगे, जो इंटीरियर्स होंगे, जंगलों वाली बेल्ट होगी जहाँ ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पे आंदोलन कैसे होंगे, ट्राइबल मूवमेंट। जैसे कोई आंदोलन बता सकते हैं, संथल रिबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा रिबेलियन, संथल रिबेलियन, ऐसे बहुत सारे आंदोलन है उस जमाने में भारत में हुए, ठीक है। तो वो तो हम पढ़ेंगे ट्राइबल अपराइजिंग बाद में, लेकिन अभी जो टॉपिक है पेजेंट मूवमेंट है। लेकिन क्यों किसान और ट्राइब्स ये अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने में मजबूर थे? क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पे अधिकार किया, 1849 तक आते आते उन्होंने भारत को जीत लिया। उससे पहले भी जिस टेरिटरी पे वो जीत लेते थे, उस टेरिटरी को वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते थे अपने फायदे के लिए। जैसे जंगलों को काट देंगे, जंगल अंग्रेज अपने अंडर ले लेंगे। अब जंगलों में रहते हैं ट्राइब्स, तो ट्राइब्स को भी वहां से निष्कासित होना पड़ेगा, उनको एविक्ट किया जाएगा, जिसके लिए वो विरोध करेंगे। ट्राइब्स के जो अधिकार हैं, उनके अपना जो कल्चर है, झूम खेती है या अलग जो भी ट्रेडिशंस थे, जब अंग्रेज उसमें इंटरफेयर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, तो ट्राइबल वहां विरोध करेंगे। ये तो ट्राइबल वाला है, ये तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी है पेजेंट मूवमेंट। किसानों ने क्यों आंदोलन किया होगा, सोचो। पेजेंट मूवमेंट तो 18th और 19th सेंचुरी जो है, उसमें भारत में बहुत ज्यादा पेजेंट मूवमेंट होते हैं। 20th सेंचुरी में भी पेजेंट मूवमेंट होते हैं। लेकिन पेजेंट मूवमेंट इंडिया में दो तरह से हम देखते हैं। कुछ पेजेंट मूवमेंट जो थे वो प्री 1857 रिवोल्ट, ये रिवोल्ट का पहले के हैं। कुछ पेजेंट मूवमेंट हुए पोस्ट 1857 रिवोल्ट, एंड देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ पेजेंट मूवमेंट्स। कुछ अंतर है उसमें, और वो डिफरेंसेस क्या होंगे, देखो। ये जो पहले वाले जो मूवमेंट होंगे, यहाँ पे उस जमाने के जो हिस्टोरियंस थे वो मोस्टली ब्रिटिश सिंपैथाइजर्स है, ब्रिटिश सिंपैथाइजर्स। मतलब उनका मानना था कि लॉ एंड ऑर्डर समस्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। जमींदार किसान वहां, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए आपस में किसानों और जमींदारों की झड़प होती होगी। पहले सिनेरियो ये था। यहाँ सिनेरियो ने ये नहीं था, क्योंकि आजादी के बाद राष्ट्रवाद आने लग गया था, तो किसान एक्चुअल में ही ग्रीवेंसेस में थे, एक्चुअल में समस्याओं में थे। तो यहाँ माहौल पूरी तरह से एंटी ब्रिटिश था। दूसरा, जो प्री 1857 रिवोल्ट है, यहाँ पे अगर लीडर्स की बात करें, तो लीडर ज्यादातर यहाँ पे लोकल हैं, लोकल लीडर होंगे। जैसे हमारे गांव में हम अगर परेशान हैं, तो आपका नेता मैं बन जाऊंगा, तो मेरे नाम से क्रांति हो जाएगी, लोकल लीडर्स होंगे। पर यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्ट देखें, तो यहाँ बैकअप रहेगा, कभी कांग्रेस का बैकअप रहेगा, कभी कम्युनिस्ट पार्टी का रहेगा, कभी कोई इंटरनेशनल लीडर्स हैं जैसे महात्मा गांधी है, उनके अंडर खेड़ा सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो देखो, नेशनल जो लीडर है उनका बैकअप रहेगा। या बरदौली सत्याग्रह रहेगा तो वहां पे सरदार पटेल होंगे, उनका बैकअप रहेगा, वो वहां पे लीडर होंगे। यहाँ पे जो लीडर थे, ये लीडर ज्यादा कैसे थे, लोकल लीडर। यहाँ नेशनल लीडर होंगे। सोचो, चंपारण बिहार में चल रहा है सत्याग्रह, और उसके लीडर बन के कौन आए हैं, महात्मा गांधी, गुजरात से आए हैं बिहार, वहां जाके आंदोलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बड़े लेवल पे मूवमेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट थे ये किसके साथ जुड़े हुए थे, नेशनलिज्म के साथ।
राष्ट्रवाद के साथ, या हम बोल सकते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इसके साथ जुड़े हुए। तो पहला अंतर तो ये कि ये मैंने फर्स्ट सब हेडिंग आपको बताई कि जब हम पेजेंट मूवमेंट पढ़ेंगे तो पेजेंट मूवमेंट हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक प्री 1857 और दूसरा पोस्ट 1857। यहाँ इक्के दुक्के आंदोलन है, ज्यादा कुछ खास नहीं, सन्यासी फकीर रिबेलियन एक दो है, लेकिन मेन जो मूवमेंट है वो सारे कब आएंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सॉरी पोस्ट 1857 रिवोल्ट। और यहाँ किसका बैकअप रहेगा, नेशनल लीडर्स का या नेशनलिस्ट पार्टीज का, उनका बैकअप रहेगा। ये किसान सभाएं बनने लगेंगी, जैसे ऑल इंडिया किसान सभा, इस तरह की सभाएं बनने लगेगी, तो उनका फिर बैकअप रहेगा। तो ये तो एक पार्ट हुआ कि प्री और पोस्ट, अभी डिटेल में इसको करेंगे फिर कौन कौन से आंदोलन थे पहले, कौन से बाद में थे। लेकिन अभी मेन आता है पेजेंट मूवमेंट में कॉजेस। कॉजेस कॉजेस में सबसे बड़ा कारण ग्रीवेंसेस ऑफ पेजेंट्स, ग्रीवेंसेस ऑफ पेजेंट्स, किसानों की जो समस्याएं हैं। अब किसानों की समस्याएं क्या क्या रहेंगी सोचो। ठीक है, एक्सप्लोइटेटरी, जो एक्सप्लोइटेटिव टैक्सेशन सिस्टम हम बोल सकते हैं, एक वो है, और बस, ठीक है, ड्रॉट आएगा, फैमिन आएगा, सरकार कुछ नहीं करेगी राहत के लिए, गुड, और ठीक है बोल सकते हैं, और सोचो। हाँ ठीक है, गुड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, गुड, और देखो, मतलब अलग अलग हिस्से में अगर इसको पढ़ें, जैसे ग्रीवेंसेस को पढ़ें, तो जैसे एक हम बोल सकते हैं स्टेगनाइजेशन या स्टेगनेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी। मतलब जैसे किसी एरिया में अगर कॉटन बहुत होती है तो उनको क्या उगाना पड़ेगा, कॉटन उगानी है, कहीं जूट होती है तो उनको जूट ही उगानी पड़ेगी। और जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी, कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अंग्रेजों के टाइम का, वो अच्छा नहीं था। अगर एक किसान मजबूर है और जमींदार से परेशान है, और अगर वो लीगली जाता है जमींदार के खिलाफ, तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जमींदार को किसका बैकअप रहेगा, हमेशा ब्रिटिश का बैकअप रहेगा। दूसरा, लॉ सिस्टम इतना एक्सपेंसिव होता था उस जमाने में भी, आज भी एक्सपेंसिव है। आज भी आम इंसान उसके बस का नहीं है कि वो एक केस हो और उसको बार बार अपील करे, बार बार लड़े, इतनी बार कहाँ वो लॉयर की फीस पे करेगा। तो मतलब एक्सपेंसिव सिस्टम था, इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर एक हद तक तो स्टेगनेंट है। दूसरा हम बोल सकते हैं ओवर क्राउड। देखो ओवर क्राउड कैसे, क्योंकि जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, हम पढ़ चुके हैं जब 1857 रिवोल्ट पढ़ा है, हैंडीक्राफ्ट्समैन थे या आर्टिसन थे, उनकी पहले कदर होती थी भारत में। जब हमारे अपने राजा महाराजा यहाँ होते थे, नवाब होते थे, सुल्तान होते थे, या अलग अलग जो यहाँ पे किंग्स होते थे, उनकी पसंद भारतीय थी। उनको जो हैंडीक्राफ्ट बनता था वो राजा महाराजा तक भी पहनते थे, आम इंसान भी पहनता था। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं को हरा दिया, और फिर सूट बूट यहाँ चलने लगा। उसकी देखा देखी में हमारे एजुकेटेड लोग या जो समाज में पैसे वाला तबका था वो अंग्रेजों की वेशभूषा फॉलो करने लगा, तो पूरा हमारा पहनावा ही चेंज हो गया। और जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट विदेशों में बिकता था, अंग्रेजों ने बड़े स्ट्रक्चराइज तरीके से उस हैंडीक्राफ्ट को वहां बेचने से उसको डिस्करेज किया। वो कैसे किया आपको पढ़ाया है, किस तरह से, 400% तक कस्टम ड्यूटी लगती थी। जब इंडिया का सामान बिकने जाता था इंग्लैंड में, 400% कस्टम ड्यूटी लगती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब इंग्लैंड का सामान भारत में बिकने आएगा तो 10% लगेगी, 4 से 10% या 2%। तो हमारा सामान कितना महंगा बिकेगा वहां पे आप आइडिया लगा लो, इतनी ज्यादा कस्टम ड्यूटी रहती थी। तो फिर हमारा सामान विदेशों में बिकता नहीं था, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट डिस्करेज हुआ। और जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्समैन थे और जो भारत के कलाकार थे, आर्टिसन थे, उनके पास कोई काम नहीं बचेगा, तो मजबूरन ये लोग कहाँ बढ़ेंगे, फिर किसकी तरफ जाएंगे, एग्रीकल्चर। वहां ऑलरेडी इतना क्राउड था तो और ज्यादा ओवर क्राउड हो गया। इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ, वहां जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो उनके लोग जो हाथ से काम करते थे वो इंडस्ट्री की तरफ भागे। पर वहां पे जो हैंडीक्राफ्ट्समैन को, जो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, उसको तोड़ा गया, पर लोगों को कहाँ रोजगार मिला, उनकी इंडस्ट्रीज में। क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, 1750 1760 से चला। ऑन द कॉन्ट्रेरी भारत में ऐसा कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया। यहाँ जो ये लोग बेरोजगार हुए, ये हमेशा के लिए बेरोजगार हो गए, और ये किसकी तरफ बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर की तरफ। पर एग्रीकल्चर में पहले ही ओवरबर्डन था, जमीनें पहले ही कम थी, जमींदार मनी लेंडर वो किसानों की जमीनें दबा के बैठ जाते थे, तो वो लोग मजबूरी में वहां काम करेंगे, वहां फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी, उस ट्रैप में जाके फंसेंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। देन डेट, इंडेटनेस,
मतलब जो किसान थे वो डेट बर्डन में डूब चुके थे। जैसे किसान है और उसको लगान देनी है महीने की पहली तारीख को, और अगर नहीं लगान दे पाया महीने की या साल की जो भी निर्धारित तारीख है, तो उसका जो भी संपत्ति है, क्योंकि वो एक एक प्रकार का टेनेंट होता था, उसका खेत जब्त कर लिया जाएगा। मजबूरी में वो साहूकार के पास जाएगा, महाजन के पास जाएगा, जो मनी लेंडर से। लेकिन मनी लेंडर क्या करेगा, पैसे तो दे देगा, पर किसान पढ़ा लिखा नहीं था। वो ब्याज देगा, लोन देगा, 10 रुपए ब्याज लगा देगा, 200 रुपए चक्रवृद्धि के हिसाब से बहुत ज्यादा बन जाएगा वो कुछ सालों में। किसान कभी वो लोन चुकता नहीं कर पाएगा। अब किसान के पास अपनी जमीन तो है नहीं, वो बिक चुकी है, डूब चुकी है। अब वो मुफ्त में भी मनी लेंडर के घर में काम कर रहा है, तो किसान कर्जे में डूबा होता था। ये बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो इनडेटनेस तो है ही है। बाकी हम बोल सकते हैं एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन सिस्टम, वो तीन हमने शॉर्ट में पढ़ी है, डिटेल में अभी करवानी है। कौन कौन सी है? परमानेंट सेटलमेंट, देन रैयतवारी सेटलमेंट, देन महलवारी। ये तो परमानेंट थी, एक बार डिसाइड कर दी, आजादी तक वही रही। पर रैयतवारी व्यवस्था जो थी, ये 30 to 40 ईयर के बाद इसको रिवाइज कर सकते थे। मतलब आज अगर टैक्स रेट 40% है, तो जिंदगी भर 40% नहीं रहेगा। लगभग 30 सालों के बाद अंग्रेज जो थे रिवीजन कर सकते थे। तो कई बार ऐसा होता था, आज टैक्स रेट 30% है, 30 सालों के बाद 60 हो गया या 50 हो गया। तो ये जो रिवीजन था, ये हमेशा डर किसानों के मन में रहता था कि पता नहीं अगला जब टैक्सेशन रिफॉर्म होगा 30 सालों के बाद, तब पता नहीं कितना टैक्स हो जाएगा। तो लोग इससे भी परेशान होते थे। और बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट हम बोल सकते हैं, एक्सॉर्बिटेंट टैक्स रेट। ये जितनी भी तीनों प्रथाएं थी, इनमें टैक्स रेट वाज वेरी हाई। बहुत एक्सॉर्बिटेंट था, बहुत अत्यधिक था। और वेरी हाई जब मैं बोल रहा हूं, तो लगभग 50%, रेयर केसेस में 60%। सोचो, 100 किलो किसान गेहूं उगा रहा है, उसमें 50 किलो गेहूं जितने की बिकेगी, उतना कैश उसको देना पड़ेगा जमींदार को, या पहले काइंड में था तो उतना सामान देना पड़ेगा। तो किसान अपने लिए क्या बचाएगा? अब बाकी जो 50 किलो अपने लिए बचेगा, उसमें अगले साल को बीजने के लिए वो बीज भी बचाने हैं, पूरा साल उससे गुजारा भी करना है। और फिर स्टोर क्या करेगा? और किसी साल अगर सूखा पड़ गया, फैमिन आ गया, अकाल पड़ गया, ड्रॉट आ गया, तो किसान भूखा मर जाएगा। तो 1776, 1779, सॉरी 1790, ये जो दौर थे, भारत में बड़े बड़े फैमिन आए। जब बंगाल को उन्होंने, अंग्रेजों ने बंगाल में कब्जा किया था और अपना दीवानी राइट लिया था, बहुत ज्यादा फैमिन आए, मिलियंस के हिसाब से लोग मारे गए थे उस जमाने में बंगाल में। तो उसमें तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, आज तो फिर भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। उस जमाने में भी लाखों के हिसाब से लोग मारे गए थे। तो फिर ये सारी की समस्याएं थी। ये 3-4 पॉइंट मैंने लिख दिए। बाकी इसके अलावा फैमिन, देखो दो चीजें, एक ड्रॉट होता है, एक फेमिन होता है। ड्रॉट तो प्रकृति पे है कि चलो बारिश ही नहीं हुई तो कहाँ जाएंगे। लेकिन फेमिन का मतलब अकाल होता है, खाने को नहीं है। अगर आज भारत में मान लो इस बार मॉनसून फेलियर हो जाए, या सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस वाली बारिश भारत में ना आए, तो कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी बफर स्टॉक होता है। जो बड़ी बड़ी अनाज मंडियां हैं, इतना राशन वहां होता है कि 1-1.5 साल तक गुजारा हो जाए, कि विदेशों से इंपोर्ट भी ना करें तो इतना सामान होता है। और उसमें सत्ता में कौन था, सरकार में कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कोई बफर स्टॉक इस तरह से कोई इंतजाम नहीं होते थे। तो ड्रॉट आना प्रकृति के ऊपर है, पर यह गवर्नमेंट का फेलियर होता है अगर कभी फैमिन आ जाए। लोग कुपोषण से, मेल न्यूट्रिशन से मारे जा रहे थे। तो ऐसी परिस्थितियां उस जमाने में देखी गई। फैमिन बहुत ज्यादा आते थे, ड्रॉट उस जमाने में बहुत ज्यादा आते थे। तो ड्रॉट तो प्रकृति पे है, पर ज्यादा समस्या क्या थी? फैमिन। तो ये सारी जो ग्रीवेंसीज हैं, ये सब ग्रीवेंसीज किसान के होते थे। पेजेंट इन मामलों में नाराज रहता था। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, ये कमर्शियलाइजेशन का मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कमर्शियलाइजेशन का? सोचो, मतलब किसान अपने खेतों में अगर गेहूं, चावल, जो उसको रोजमर्रा के लिए चाहिए, वो ना उगा के जबरन उसको जूट उगाना पड़ेगा, जबरन उसको इंडिगो उगाना पड़ेगा, नील उगाना पड़ेगा, जबरन उसको कॉटन उगानी पड़ेगी, या जो भी अंग्रेजों के लिए, उसमें कहीं पे चाय की वो खेती करने लगे, कहीं कॉफी की खेती करने लगे, कहीं रबड़ प्लांटेशन होने लगी। तो जो कैश क्रॉप थे, उन पे अंग्रेजों ने ज्यादा ध्यान दिया। तो जो अंग्रेज चाह रहे थे, जिससे उनको मोटा पैसा मिलता विदेशों में बेचने में, या तो विदेशों में या अपने वहां पे। आप उदाहरण समझो, ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने के लिए। जो मैं शीट दूंगा उस पे पूरा नोट लिखा है कि व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उस जमाने के हिसाब से। तो देखो, अंग्रेजों के दो मकसद थे। 1760s ऑनवर्ड इंग्लैंड दुनिया का पहला देश बना जहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन होता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है।
स्टीम इंजन बनेगा, रेलवे को बढ़ावा दिया जाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनने लगेंगी, मैनचेस्टर, लिवरपूल, यहाँ पे फैक्ट्रीज खुलना शुरू होंगी। और उन फैक्ट्रीज में उनको चाहिए था कॉटन, और जब उनको कॉटन चाहिए तो कॉटन के लिए भारत के जो किसान थे उन पे दबाव बनाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कॉटन की खेती करवाई जाएगी। तो कमर्शियलाइजेशन के लिए दो मोटिव है। एक तो इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना था, भारत में नहीं, कहां पे, इंग्लैंड में। तो एक तो कारण ये, दूसरा इंग्लैंड के बाद देखते देखते दुनिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगी, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, जगह जगह उद्योग बनने लगे। लेकिन उनको भी अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो अंग्रेज उनको भी बेचते थे। जैसे जो इंडिगो था, नील था, जो डिटर्जेंट्स में यूज होता था, ये अंग्रेज पूरी दुनिया में बेचते थे, इसको भारत में उगाते थे और भारत से फिर जगह जगह इसको बेचा जाता था। तो सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, रॉ मटेरियल के रूप में भी नहीं, रॉ मटेरियल तो है ही है, वो तो पहला पॉइंट है ही है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को फीड करने के लिए जो इंग्लैंड में चला। दूसरा, इसको पूरी दुनिया में बेचने के लिए, क्योंकि एक प्रकार की कैश क्रॉप्स है और सीधा उनको मुनाफा होता था। तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कि जब एग्रीकल्चर होती है तो उसका मेन मोटिव लोग क्या खाएंगे, कितना उनके पास होना चाहिए, ये मोटिव नहीं था। मोटिव कितना पैसा बनाएंगे, कितना कहाँ बेचेंगे और किस तरह से अपना वो मुनाफा करेंगे। जितना रॉ मटेरियल इंडिया से उनकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए, उनकी इंडस्ट्रीज के लिए जाएगा, उतना इंडस्ट्रीज का आउटपुट होगा, और जितना इंडस्ट्रीज का आउटपुट होगा वही कपड़े पूरी दुनिया में बेचे जाएंगे, उतना उनको इकोनॉमिक गेन होगा। तो ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेंशन किया गया है शीट में, जब पूरा ये आप नोट पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देन इसके अलावा ये देखो मेन मेन पॉइंट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट, समझ आ गए कॉजेज क्या थे। ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेजेंट मूवमेंट क्या है, इसके कॉजेज क्या थे, ठीक है, और कुछ पेजेंट मूवमेंट को हाईलाइट कीजिए। वो भी पढ़ेंगे आगे कौन कौन से पेजेंट मूवमेंट थे। तो एक हमने पढ़ा इनके कारण, क्या क्या कारण होंगे शॉर्ट में बता दो। एक्सप्लॉइटेटिव टैक्सेशन सिस्टम, जैसे परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट, जमीन, ये आपका रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, तीनों ही एक्सप्लॉइटेटिव थे। दूसरा, हाई हाई टैक्स रेट हम बोल सकते हैं, एग्जॉर्बिटेंट टैक्स रेट बोल सकते हैं, 50-60% तक टैक्स चला जाता था। देन थर्ड, फैमिन वगैरह के लिए अंग्रेजों की कोई ऑफिशियल ऐसी पॉलिसी नहीं थी, तो फैमिन ड्रॉट जो थे उसमें बहुत ज्यादा ये आते थे। देन और हाँ, ओवरबर्डन हो गया, क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट्स में वगैरह थे उनको जब भारत में डिस्करेज किया गया, भारत का जो हैंडीक्राफ्ट था उसको डिस्करेज किया गया, तो बहुत सारे लोग वो अपने काम काज छोड़ के खेतों की तरफ बढ़ेंगे। खेतों में पहले ही ओवरबर्डन था, वो भी उस ट्रैप में फंस जाएंगे, ठीक है। और जब पे नहीं कर पाएंगे, टैक्स पे नहीं कर पाएंगे कि इस साल फैमिन वगैरह आ जाएगा, तो किसके ट्रैप में वो फंसेंगे, डेट ट्रैप। वो साहूकार मनी लेंडर वो उनको एक्सप्लॉइट करेगा, उनकी जमीनें हड़प लेगा, जमींदार उनकी जमीनें हड़प लेगा। तो मेनली जो लैंड थी, लैंड को जो है एक कॉमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाने लगा, कि अच्छा पैसे नहीं है तो जमीन ही दे दो, जमीन खरीद लो, बेच दो, उस तरह से उसको ट्रीट किया जाने लगा। जो कभी ऑनर ऑफ लैंड हुआ करते थे उनको टेनेंट एट विल बना दिया गया। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जो कभी अपनी जमीन के मालिक होते थे, ऑनर ऑफ लैंड होते थे, उनको अपनी जमीन में क्या बना दिया, टेनेंट एट विल या ऑन विल। जो कभी लोगों की जमीन होती थी वो जमीन लोगों की ना होगी, अब जमींदार की होगी। अगर टैक्स पे करते रहे तो ठीक है, अगर टैक्स पे नहीं किया तो जमींदार आपको निष्कासित कर देगा वहां से, आपकी जगह दूसरा बंदा रखेगा, जी खेती करो और मुझे रेंट दो। तो अपनी ही जमीन के मालिक वो क्या हो जाएंगे, टेनेंट्स एट विल, वो एक किराएदार की तरह हो जाएंगे, और एट विल जब चाहे उनको निकाल सकते थे। तो इस तरह की ये समस्याएं उस जमाने में किसानों की थी, और उसके लिए किसान क्रांति करेंगे। जो मैंने आपको बताया दो तरह से डिवाइडेड है, एक है प्री 1857 और दूसरा है पोस्ट 1857। तो पहले बात करते हैं प्री 1857 की, वन बाय वन करके इसको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है सन्यासी रिवोल्ट। इसका कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं है सन्यासी रिवोल्ट का, लंबी टाइमलाइन है, ये 1763 से 1800 तक। तो हम बोल सकते हैं सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में ये आंदोलन चलेगा, सन्यासी मूवमेंट चलेगा। अब किसी को कोई आइडिया हो सन्यासी मूवमेंट का, लेकिन एग्जाम के लिए जरूरी क्या है, पहली बात तो कहां चलेगा, बंगाल, और दूसरा लीडर कौन था, मजनून शाह। जो कि आपको एकदम पता होने ही चाहिए, ये बेसिक फैक्ट। शीट तो डिटेल में है, लगभग 8 पेजेस है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं ये तो एटलीस्ट पता होने चाहिए। क्वेश्चन आएगा तब इनसे ही आता, लीडर कौन था, कब हुआ, भारत के किस हिस्से में हुआ,
सो दैट इज सन्यासी रिवोल्ट या सन्यासी रिबेलियन हम बोल सकते हैं। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसको हम सन्यासी रिबेलियन भी बोल देते हैं, साथ में फकीर भी बोल देते हैं, फकीर रिबेलियन। ये इकट्ठा बोलना हो तो सन्यासी एंड फकीर रिबेलियन। मतलब अंग्रेजों ने ये जो सन्यासी और फकीर वगैरह हैं अपने पिलग्रिम प्लेसेस में जाते थे, वहां पे प्रतिबंध लगा दिया था, बोला कोई पिलग्रिम प्लेसेस में नहीं जाएगा। एक कारण तो ये था। दूसरा मेन कारण ये था कि देखो ये जो बंगाल की धरती है, ये एक जमाने में बहुत रिच, बहुत फ्लरिश एरिया हुआ करता था, बहुत प्रोस्पेरस एरिया हुआ करता था। लेकिन इसी धरती में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। इसी धरती में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और एक साल के बाद एक ट्रीटी होती है 1765 में, कौन सी? इलाहाबाद की ट्रीटी। और यहाँ का जो रिवेन्यू राइट था, दीवानी राइट, बंगाल बिहार उड़ीसा आज का, उसमें का बंगाली था, ये किसके पास आ गए दीवानी राइट? ब्रिटिश के पास। तो पहले जो लोग होते थे वो समृद्ध होते थे, टैक्स रेट इतना ज्यादा नहीं होता था। तो फकीर हो मुस्लिम्स में, चाहे हिंदू में सन्यासी हो, उनको आल्म्स दान दक्षिणा प्रॉपर मिलती थी। हर व्यक्ति के घरों में अनाज होता था। अगर कोई साधु संत किसी के घर चला जाए आल्म्स के लिए, भिक्षा के लिए, उसको ऐसे मतलब दुत्कारा नहीं जाता था, उसको वापस नहीं भेजा जाता था, उसका सम्मान होता था, उसको आल्म्स दिए जाते थे। तो ये लोग भी सरवाइव करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, उन्होंने बंगाल को जीता, और बंगाल को ऐसा जीता कि उसके बाद जो संधि की, इलाहाबाद की संधि, तो उसमें उन्होंने बंगाल के रिवेन्यू राइट ही ले लिए। अब जो कर होगा वो बंगाल का नवाब नहीं लेगा, अब मीर जाफर नहीं लेगा कर, अब वो कर कौन लेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कर लेगी तो वो लोगों के ऊपर खर्च नहीं करेगी, वो तो बस लूट के नजरिए से वो कर लेंगे और सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को समृद्ध बनाएगी। तो लोग भी बुरी तरह से डिप्राइव हो जाएंगे रिसोर्सेज से। सोचो जब लोग ही डिप्राइव हो जाएंगे तो सन्यासी और फकीर को वो क्या ही दे देंगे। तो बंगाल में जो रिवेन्यू व्यवस्था चलती है, किसान उससे बहुत परेशान थे। किसान तो परेशान थे ही, साथ में कौन परेशान थे? सन्यासी एंड फकीर। तो इस टाइमलाइन में इन सब ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी। अंग्रेजों की जो इस्टेब्लिशमेंट है, अंग्रेजों के जो वहां कारखाने होंगे, जो वेयर हाउसेज वगैरह होंगे, वहां पे जाके लोग ये अटैक कर देंगे। और मेन जो लीडर था, ये लीडर कौन बना? मजनून शाह। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, रिसोर्सेज से फुलफिल्ड थे, तो लास्ट में इनका दमन करेंगे और धीरे धीरे फिर ये आंदोलन जो है ये सप्रेस हो जाएगा। समझ आ गया? तो सबसे पहले प्री 1857 जो मूवमेंट हुए, उसमें कौन सा बताया मैंने? सन्यासी और फकीर रिबेलियन। किस धरती में हुआ? भारत की बंगाल में हुआ। 1763 ऑनवर्ड हुआ, क्योंकि ये वो समय है जिससे पहले बंगाल को जीत चुके थे। किस बैटल में? प्लासी में। और लोगों की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही थी। लोगों की स्थिति बिगड़ेगी तो वो क्या आल्म्स देंगे, क्या दक्षिणा देंगे? और साथ में पिलग्रिम प्लेसेस पर भी प्रतिबंध लगा दिए जाने से, इसलिए लोग नाराज हुए। हिंदूज भी नाराज हुए, मुस्लिम भी नाराज हुए। तो वही इंग्लिश फैक्ट्रीज वगैरह को फिर अटैक किया गया था। देन नेक्स्ट है नारकेल बेरिया अपराइजिंग। ये वेस्ट बंगाल में ही हुआ, नारकेल बेरिया अपराइजिंग। नारकेल बेरिया अपराइजिंग, बंगाल। मीर निठार अली भी बोल देते हैं, कई सोर्सेज में मीर निसार अली भी है। और शॉर्ट में मैंने एक दिन बताया था, शॉर्ट में क्या बोल देंगे? टीटू मीर। कौन था ये व्यक्ति टीटू मीर? अहमद खान बरेलवी एक व्यक्ति बताया था। कौन? जिसने भारत में वहाबी मूवमेंट शुरू किया था। क्या नारा था वहाबी मूवमेंट का? भारत दरुल हरब है, लैंड ऑफ काफिर है, इसको क्या बनाना है? लैंड ऑफ इस्लाम, यानी कि दरुल इस्लाम। तो वहाबी मूवमेंट से प्रेरित था, वहाबी उनका ही शिष्य था, ये बरेलवी का शिष्य था, जो अहमद थे उसके फाउंडर टीटू मीर, इसने ये आंदोलन चलाया था। लेकिन यहाँ पे ये मतलब एक प्रकार का पेजेंट मूवमेंट था, और जमींदारों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये एक मुहिम इसने चलाई थी। खास करके इंडिगो जो प्लांटर्स थे बंगाल में, जो किसानों को नील की खेती करने के लिए जबरन मजबूर करते थे, उसके खिलाफ एक आंदोलन था। तो ऐसा सच कुछ खास नहीं है, वेस्ट बंगाल में हुआ। टाइमलाइन भी इसकी क्लियर नहीं है, वही 18 सेंचुरी के अराउंड जो है, 18-19 सेंचुरी का जो हाफ है, फर्स्ट हाफ, उसमें ये मेनली हुआ। ये भी आर्म्ड रिबेलियन था। नेक्स्ट आता है एक और आंदोलन, ये है पागलपंथी मूवमेंट। 1825 से 33 के बीच में हुआ। पागलपंथी मूवमेंट, दैट इज पागलपंथी मूवमेंट। देखो
ये कुछ रिलीजियस जो मेंडिकेंट्स होते हैं, रिलीजियस धार्मिक जो भिक्षु होते हैं, उन पागलपंथी बोला जाता था। एक कल्ट थी, मतलब एक कल्ट चली थी, पागलपंथी के नाम से फेमस हुई। तो मतलब ये लोग जो हैं, इनके ऊपर अत्याचार होने लगे। तो जब अत्याचार होंगे तो ये लोग इसका दमन करेंगे, और इतिहास में नाम क्या बन जाएगा? पागलपंथी मूवमेंट। तो टाइमलाइन पता होनी चाहिए। और बंगाल वाले रीजन में हुआ था, यानी कि आज का उड़ीसा वगैरह उसमें था। लीडर दो याद रखने हैं, करम शाह और टीपू शाह। लीडर्स करम शाह और टीपू शाह, ये अलग अलग हैं दो लोग। टीपू शाह। तो ये पागलपंथी मूवमेंट, जब इनकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस वगैरह थी, उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो अल्टीमेटली ये क्रांति करेंगे। देन इसमें नेक्स्ट आता है पेजेंट मूवमेंट्स आफ्टर 1857। अब थोड़े बड़े आंदोलन आ गए, और उसका मैंने बताया नेचर भी अलग था। उसमें नेशनलिस्ट एक एंगल रहेगा, उसमें बड़े बड़े इंटेलिजेंसिया वो उसमें सपोर्ट करेंगे। अब तक जो लीडर देखे, ये सब कैसे लीडर थे? करम शाह, टीपू शाह, ये टीटू मीर हो गए, ये सब लोकल लीडर होते थे। जिस एरिया में क्रांति हो रही है, वहां का लीडर सामने आ जाएगा। लेकिन अब आएगा ये पोस्ट 1857 जो रिवोल्ट हुए। एक तो ठीक बाद में ही हो गया था, मतलब क्रांति खत्म हुई 57 में, थोड़ा बहुत क्रांति का दमन हुआ, और उसके बाद 1859 में एक आंदोलन शुरू हो गया भारत में। वो है नील विद्रोह, यानी कि इंडिगो रिबेल। इंडिगो रिबेलियन। देखो, ये इंडिगो रिबेलियन जो है, ये हुआ 1859 से 1860 के बीच में। इंडिगो रिबेलियन, अब ये क्या था, कहां हुआ? ये जो बंगाल वाला रीजन है, इधर नादिया, पबना, ये जो प्लेसेस है वहां पे, यहाँ पे क्रांति होती है। और देखो क्यों क्रांति होती है, क्योंकि ये जो एरिया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रिटिश प्लांटर्स होते थे, और वो ब्रिटिश प्लांटर इनको, इंडियन लोगों को मजबूर करते थे इंडिगो की खेती करने के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए। और उसका रिटर्न किसान को बहुत ज्यादा नहीं मिलता था, क्योंकि किसान से सस्ते दाम में खरीद लेते थे, और इंटरनेशनल मार्केट में बेच के वो जो यूरोपियन या ब्रिटिश प्लांटर्स थे, वो अपना मुनाफा करते थे। तो इसका टाइम टाइम पे किसानों ने विरोध किया था। लेकिन अभी ये आंदोलन तूल पकड़ेगा, और ये जोरों शोरों से आंदोलन चलेगा। इसमें आपको दो लोग याद रखने हैं, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, जो मेन लीडर बनते हैं इस आंदोलन के। ये मेन लीडर बनते हैं, और ये मना करेंगे कि हम नहीं करेंगे इस तरह की खेती। ये लीगल भी जाएंगे, लीगल भी अप्रोच करेंगे, लेकिन मेनली ये क्रांति के जो है वो हेड बनते हैं। और कहाँ पे, किस रीजन में हुआ मेनली ये? नाडिया, पबना, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बंगाल में, मेनली नाडिया वाला रीजन। तो कई हिस्सों में बंगाल में हुआ, पर ये मेन सेंटर थे इस एक्टिविटी के। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये इसके नेता बनेंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं, वो सपोर्ट करेंगे। तो इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ था। बाकी कौन सपोर्ट करेगा? बंगाल इंटेलिजेंशिया। बंगाल जो इंटेलिजेंशिया होगा, पढ़ा लिखा वर्ग, वो सपोर्ट करेगा। जैसे देखो, एक व्यक्ति हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी, ये लिखते थे द हिंदू पैट्रियट। सब शीट में डिटेल में मिल जाएगा आपको। द हिंदू पैट्रियट नामक जो है जर्नल, न्यूज़पेपर, ये लिखते थे। तो द हिंदू पैट्रियट के माध्यम से बहुत ज्यादा सपोर्ट की जाती है इस इंडिगो रिवेलियन की, जो किसानों की सपोर्ट की जाती है। एक व्यक्ति मैंने आपको बताए थे, शिशिर कुमार घोष, जब प्रेस वाला चैप्टर किया था, जो बाद में अमृता बाजार पत्रिका लिखेंगे। लेकिन अभी अमृता बाजार पत्रिका शुरू नहीं हुई है, 1859 60s का दौर चल रहा है। तो वो भी हिंदू पैट्रियट के ही एडिटर थे, मतलब उस पे वो अपना लेख लिखते थे। तो शिशिर कुमार घोष का भी बहुत ज्यादा बैकअप इसमें रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका भी बैकअप रहेगा। तो इस तरह से जो वहां के पढ़े लिखे लोग थे, जिनको हम बंगाल इंटेलिजेंशिया बोलते हैं, उनका ठीक ठाक समर्थन रहा। तो ये तो दो, ये पब्लिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, हिंदू पैट्रियट। इसके अलावा दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा एक व्यक्ति हैं, बंगाल में थे, और उन्होंने एक प्ले लिखा, और प्ले का नाम क्या रहेगा? नील दर्पण। और इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हुआ, तो वो बन गया इंडिगो मिरर। तो देखो, ये प्ले जो लिखा गया था, ये उर्दू में लिखा गया, सॉरी, बंगाली में लिखा गया था। पहले क्वेश्चन आया है ये। 1960 में वैसे ऑफिशियली पब्लिश हुआ था, 1860 में पब्लिश हुआ था, नॉट 1900। बंगाली में पहले लिखा गया, बाद में इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय माइकल मधुसूदन दत्त। तो शीट में मिल जाएगी डिटेल, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, बस समझो, एक टेम्पररी मेमोरी से बना लो।
तो मैंने बताया इंडिगो रिबेलियन कहाँ हुआ, बंगाल रीजन में हुआ। किस प्रथा के खिलाफ था, इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ। जो प्लांटर्स वहां आते थे, टेंडर्स ठेके ले लेते थे और किसानों से जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे। इंडिगो विदेशों में बेचा जाता था, जिसका मुनाफा खुद कमाते थे, किसानों को तो थोड़ा बहुत अमाउंट देते थे, सस्ते दामों में खरीद के महंगा बेचते थे। तो लोगों ने यहाँ विरोध किया, क्योंकि लोगों को नुकसान होता था। उससे बढ़िया तो वो अपना एग्रीकल्चर उगा लें, बाकी दूसरी कोई खेती कर लें, फूड ग्रेन उगा लें, तो किसानों का फायदा होना था। तो फिर क्रांति हुई, जिसमें लीडर मेनली कौन बनते हैं, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। और फिर इंटेलेक्चुअल लोग भी हेल्प करते हैं, जैसे हरीश चंद्र मुखर्जी, मैंने आपको बताया द हिंदू पैट्रियट। शिशिर कुमार घोष भी उसमें लिखने लगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी उसमें लिखा उसके बारे में। तो काफी लोगों ने समर्थन किया। और उसमें जो है ये तीन बंधु मित्रा, ये नील दर्पण लिखेंगे, इंडिगो मिरर लिखेंगे। तो ये प्ले बहुत फेमस हुआ। ये जो प्ले था, दिस प्ले हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ इंडिगो पेजेंट्स इन बंगाल। जो उन किसानों की दुर्दशा थी, उसको इस प्ले ने हाईलाइट किया। और ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जगह जगह ये दोहराया जाता था नुक्कड़ की तरह। और मतलब जो दुर्दशा थी वो लोगों के सामने आई, सबको पता चला अंग्रेज जो है वो किस तरह से काम कर रहे थे। तो जब अंग्रेजी हुकूमत को भी पता चला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर सच में ऐसा हो रहा है, हम इसके लिए कुछ करेंगे। और उन्होंने एक इंडिगो कमीशन 1960 के अराउंड एक इंडिगो कमीशन बनाया इस पे जांच करने के लिए। और उस कमीशन की रिपोर्ट में भी ये लिखा था, बोला जो भी कोई चेस्ट, कोई पैकेट अगर इंडिगो का इंडिया से बाहर जाता है, बोला ऐसा कोई पैकेट नहीं है जिसमें इन किसानों का ब्लड ना लगा हो। मतलब रेटरिक सेंस में बोला, एग्जॉजरेटिव वे में बोला। तो इतना अच्छी तरह उसने एक्सप्लेन किया, तो इसका सीधा सा मतलब था कि कौन गलत है यहाँ पे, किसान या वो ब्रिटिश प्लांटर्स। ब्रिटिश प्लांटर्स। और उसके कुछ सालों में ही अंग्रेजों ने एक्शन लिया। 8-10 सालों में बंगाल के कई एरियाज में जहां आंदोलन हुआ था, वहां इंडिगो प्रथा से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो ओवरऑल हम देखें लंबे समय में, तो दिस मूवमेंट वाज अ सक्सेस। ठीक है, एक सक्सेसफुल ये आंदोलन रहा था। शुरू में उनको प्लांटर्स जो थे, उन्होंने अपने गुंडे भी भेजे, लठियाल भेजे, उनकी मार भी झेलनी पड़ी, पर लोगों ने डट के सामना किया। और अल्टीमेटली पूरा बंगाल, जो जो इंटेलिजेंसिया वगैरह थे, एकजुट हुआ, उनका बैकअप आया। और बाद में इंडिगो जो कल्टीवेशन प्रथा थी, वो वहां पे खत्म हो जाती है। बंगाल में तो खत्म हो गई, पर अभी कहाँ बची थी, बिहार में। जो बाद में महात्मा गांधी उसके लिए आंदोलन करेंगे 1917 में। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह, जो एक 3 कठिया सिस्टम होगा, उसको हम पढ़ेंगे अलग से। तो इसका और एक कल्चरल इंपैक्ट क्या है, कल्चरल इंपैक्ट है थिएटर। बंगाल में थिएटर की शुरुआत होगी। थिएटर में क्या होता है, लोग देखने जाते हैं, सामने स्टेज होता है, स्टेज में कोई ना कोई डांस, ड्रामा, प्ले ऐसा कुछ किया जाता है। तो इसकी शुरुआत इस आंदोलन में किससे हो चुकी थी, नील दर्पण से। वो जो नील दर्पण था, वही जब कलकत्ता थिएटर जब खुलेगा, तो उसमें सबसे पहले भी वही चलेगा। तो एक जो थिएटर था, उसको भी इसने इंस्पायर किया था। क्लियर हो गया। तो कौन सा मूवमेंट हमने पढ़ा, इंडिगो रिबेलियन 1859 और 1860 में हुआ, कहां पे, बंगाल। मतलब 1857 रिवोल्ट जो हमने पढ़ा है, उसके ठीक बाद, उस रिवोल्ट से ठीक पहले संथल रिबेलियन हुआ था 1856 में। और ठीक बाद में कौन सा हुआ था, इंडिगो रिबेलियन। वो संथल रिबेलियन ट्राइबल मूवमेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो ट्राइबल वाला था। तो 1869 में बाद में इंडिगो कमीशन बनाया था अंग्रेजों ने, जो मैंने आपको समझा दिया। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी का, उनका यहाँ नहीं है ज्यादा रोल, वो आगे आएगा पबना लीग में। तो यहाँ दो ही लोग याद रखने हैं, एक शिशिर कुमार घोष और दूसरे कौन, हरीश चंद्र। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी। कल्चरल इंपैक्ट बता दिया, किसको बढ़ावा मिलेगा इससे, थिएटर, थिएटर को बढ़ावा मिलेगा। अब आता है डेक्कन रॉयट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिटेल में पहले आपको समझाता हूँ। देखो, आपको पेपर में क्या याद रखना है, पहले तो ये समझ लो। एग्जाम में क्या याद रखना है, नाम है डेक्कन राइट। फिर मैं डिटेल में समझाता हूँ। डेक्कन के जो दंगे हुए, डेक्कन राइट्स, ये कहाँ हुआ, ये वाला रीजन, आज का महाराष्ट्र का रीजन। ये हो गए वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की इस तरफ ये बॉम्बे है, मुंबई, और इस तरफ पूना है। तो मेनली किस रीजन में हुआ ये, पूना रीजन। पूना, अहमदनगर, सूपा एक गांव था, वहां पे ये हुआ। डेक्कन रॉयट है, एक प्रकार के ये दंगे हैं। पर ये दंगे क्यों होंगे, इसको समझ लेते हैं, एग्जाम के लिए याद रखना है। डेक्कन रॉयट 1875
आज के किस रीजन में? महाराष्ट्र में। मेनली प्लेस चूज करना हो तो पूना और अहमदनगर जो बेल्ट है मेनली वहां पे हुआ। इतना एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। और सक्सेसफुल कैसे रहा? 1879 में एक कानून उन्होंने पास करवा लिया, डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879। इतनी इंफॉर्मेशन जो है इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जाम। कोई एक लीडर नहीं है इसमें, कोई खास लीडर नहीं है, पेजेंट ने मिलके किया था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दंगे हुए, लड़ाई हुई किसके बीच में? दो ग्रुप, एक वानी और एक कुनबी। कुनबी मतलब कल्टीवेटर, किसान, और वानी मतलब मनी लैंडर, साहूकार, जो पैसे उधार देता है। अब देखो क्यों लड़ाई होगी, कॉमन सी बात है। या तो साहूकार ने उधार दिए होंगे और वापस मांग लिए होंगे, या तो अब उधार देने से मना किया होगा, या जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज्यादा रहा होगा। प्रोबेबल कारण देखें तो यही रहा होगा। लेकिन अब चलते हैं डिटेल में, ठीक है। इसके बीच में ही हम कॉटन बूम समझेंगे, अमेरिकन सिविल वॉर से इसको रिलेट करेंगे, जो मेंस में क्वेश्चन बनता है। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने क्या कहा, किसके बीच की लड़ाई हुई? किसानों ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? क्योंकि मनी लेंडर तो संख्या में कम होते हैं, एक गांव में एक या दो मनी लेंडर होते हैं और पूरे गांव में किसान होते हैं। तो किसानों ने साहूकारों को, जो मनी लेंडर थे, उन पे अटैक कर दिया, उनके घरों पे अटैक किया। बोला जो तुम्हारी बिल बुक्स हैं, जो तुम्हारी लेजर्स हैं, जिसमें तुम हिसाब किताब करते हो, उनको हमें सौंप दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा परिवार सहित। और जब मनी लेंडर मना करेगा तो उसको मार देंगे, और दे देगा अपनी किताब तो उसको जला देंगे। अब सोचो हिसाब किताब ही जला दिया तो मनी लेंडर को क्या याद रहेगा किससे कितने रुपए लिए हैं? तो मेनली इस तरह का ही आंदोलन था। डिटेल में देखें तो देखो क्या हुआ। भारत का ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला जो डेक्कन प्लेट्यू है, आपको पता है ये किस सॉइल के लिए जाना जाता है? ब्लैक सॉइल, और उसी को बोलते हैं रेगुर सॉइल। और वो क्यों है? क्योंकि डेक्कन ट्रैप है, किसी कालखंड में यहाँ पे बेसिक लावा इरप्ट हुआ था। और बेसिक लावा जो है बसाल्ट उसमें रिच है और बहुत डार्क इन कलर है, और बहुत सारे जो है उसमें इस तरह से मिनरल हैं, तो जो कि सपोर्टिव बनाते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ को। और इस ब्लैक सॉइल की एक खासियत होती है, इसको सेल्फ प्लोइंग क्रॉप भी बोलते हैं। इसकी वाटर रिटेनिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। एक बार गीली हो जाए तो ड्राई होने के लिए भी इसको टाइम लगेगा, और सेल्फ प्लोइंग भी इसको बोलते हैं। तो इसकी वजह से कॉटन यहाँ बहुत उगाई जा सकती है। इस रीजन में कॉटन उगाई भी जाती थी, कॉटन उगाई जाती थी। और ये जो रीजन है, जब मैंने आपको जमींदारी प्रथा समझाई थी, तो तीन तरह की जमींदारी प्रथा थी। एक कौन सी? परमानेंट, स्थायी बंदोबस्त। दूसरा रैयतवारी, और तीसरा महलवारी। ये परमानेंट तो बंगाल वाले रीजन में मेनली थी। रैयतवारी मद्रास से शुरुआत हुई और बाद में महाराष्ट्र में भी आई। रैयत जो व्यवस्था है, रैयत व्यवस्था में प्रॉब्लम ये थी, मतलब परमानेंट में तो तीन तरह का स्ट्रक्चर था। सबसे ऊपर कौन होगा? ब्रिटिश। वो अपने नीचे क्या बनाएगा? जमींदार। और जमींदार के नीचे होंगे पेजेंट, किसान। और कहीं साइड में मनी लेंडर। किसान देगा रेंट किसको? जमींदार को। जमींदार पूरी लगान इकट्ठी करके अपनी कमीशन निकाल के किसको देगा? ब्रिटिश को। पर किसानों का शोषण अंग्रेज डायरेक्टली ना करके जमींदार किसानों का शोषण करते थे। ये प्रथा तो कौन सी हुई? परमानेंट सेटलमेंट। और कभी किसानों के पास रेंट नहीं है देने के लिए तो किससे उधार ले लेंगे? मनी लेंडर से। पर जो रैयतवारी व्यवस्था थी, यहाँ पे सीधा टॉप में ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर, और सीधा रैयत किसान। यहाँ जमींदार का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो कई लोग बोलते थे ये बेहतर प्रथा है, इसमें सीधा किसान के ऊपर कौन है? अंग्रेज है। यहां बीच में शोषण करने वाला कौन था? जमींदार, जो अपनी कमीशन भी खाएगा। अगर 50 रुपए टैक्स लेगा तो 10 अपने रखेगा, 40 अंग्रेजों को देगा। बोला यहाँ पे ऐसा नहीं है तो शायद किसानों को फायदा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो था, ये था, नाम ही परमानेंट है। 1792 के आसपास, 3 के आसपास जो सेटलमेंट हुई, ये आजादी तक चलती है। पर रैयतवारी में था कि इट कुड बी रिवाइज्ड आफ्टर 30 ईयर्स। बोला 30 सालों के बाद इसका रिवीजन हो सकता था। 30 सालों के बाद अंग्रेज टैक्स बढ़ा सकते थे। आज किसानों को बोल दिया कि जितना अनाज उगा रहे हो उसका 30% दे दो, पर 30 साल बाद 50 भी हो सकता था, 60 भी हो सकता था। रिवीजन का स्कोप था। तो ये जो रीजन है, डेक्कन वाला रीजन, यहां पे पहले तो ध्यान रखना है कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी दिखने में आसान लगती थी, पर यह भी मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि टैक्स रेट यहां पे भी ज्यादा होता था। अब किसानों की समस्या तो होती ही थी, पर अचानक क्या हुआ, इधर के किसान परेशान तो रहते थे, सारी जगह के किसान परेशान ही रहते थे भारत में उस जमाने में। ये जो, मतलब यूरोप है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
यूरोप और अमेरिका का जो सिनेरियो था, जैसे रफली वर्ल्ड मैप में अगर मैं आपको समझाऊं, इधर ये रफली वर्ल्ड मैप हो गया। ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे 13 कॉलोनीज, 13 जो कॉलोनीज होती थी, किसी जमाने में अंग्रेजों का उसमें कब्जा होता था। मतलब ब्रिटिश जो यहाँ बैठे हैं, इन ब्रिटिश का ही कब्जा इंग्लैंड अमेरिका के 50 में से कितने प्रोविंसेस में होता था? 13 में। तो ये जो ईस्ट कोस्ट कोस्ट में 13 राज्य थे, इनमें अंग्रेजों का कब्जा एक जमाने में होता था। लेकिन ब्रिटिश जो अमेरिकन लोग थे, उन्होंने एक बड़ी क्रांति की, अमेरिकन रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं। 1765 ऑनवर्ड्स उसका माहौल बना। 1775 से लेकर 1782-83 तक वो ठीक ठाक चला और अमेरिकन लोग जीत गए। और उन्होंने वहां पे वो जो वॉशिंगटन वगैरह वहां पे थे, जॉर्ज वॉशिंगटन वगैरह, उन्होंने बड़े लेवल पे फौज बना के अंग्रेजों को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि अमेरिकन रिवोल्यूशन क्या था। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन में अंग्रेजों को इन 13 कॉलोनी में से भेज दिया वापिस अपने देश। यहाँ पे अंग्रेज वापिस आ गए। लेकिन जब ये अमेरिका आजाद हो गया अंग्रेजों से, तो उन्होंने एकजुट होकर एक देश बनाने की कोशिश की और यहाँ पे हर चीज को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे अमेरिका में कॉटन बहुत ज्यादा होता था। तो अब अमेरिका वाले कॉटन बेचते थे इंग्लैंड को। और इंग्लैंड को जो ज्यादा कॉटन आता था, वो भारत से तो आएगा ही, लेकिन भारत से रूट बहुत बड़ा था। बाद में हालांकि स्वेज कैनाल बन जाएगी 1860s में, तो ये रूट भी हो जाएगा। तो इंडिया से भी कॉटन जाता था, पर ज्यादा संख्या में इंग्लैंड वाले कहां से कॉटन खरीदेंगे? यूएसए से। पर माहौल ऐसा हुआ कि यूएसए अंग्रेजों से तो आजाद हो गया था, पूरा नहीं था अंग्रेजों के कब्जे में, सिर्फ कितनी कॉलोनीज थी? 13 कॉलोनीज। तो वो तो आजाद हो गए थे। लेकिन अभी अमेरिका में बहुत सारी कमियां थी। अमेरिका दो हिस्से में डिवाइडेड था, नॉर्थ में, साउथ में। साउथ में शुगर केन प्लांटेशन वगैरह ये बहुत होती थी। तो जो साउथ वाले थे वो बोलते थे गुलामी होनी चाहिए, स्लेवरी होनी चाहिए। नॉर्थ वाले स्लेवरी के विरोध में थे। तो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, आपस में ही पार्टीज के ही बीच में युद्ध हुआ। गृह युद्ध जिसको बोलते हैं, बाहर का रोल नहीं था। तो ये अमेरिकन सिविल वॉर लगभग 1865 के अराउंड शुरू हुआ। और जब देखो, मैंने बोला पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन, वो तो पहले ही हो गया था। कब? 1776 से 82 83 के अराउंड। लेकिन अब जो हुआ 18 में, 1865 में, ये क्या था? अमेरिकन सिविल वॉर। तो जब अंग्रेज ये अमेरिकन आपस में ही लड़ेंगे नॉर्थ साउथ वाले स्लेवरी के इशू के लिए, तो फिर अमेरिका में उस दौरान कॉटन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सोचो, सिविल वॉर चल रहा है तो कहां अमेरिका का किसान खेती करेगा? तो उस जमाने में अंग्रेजों को ज्यादा कॉटन, मैंने बताया कहां से आती थी? यूएसए से आती थी। अब आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाउ सिविल वॉर इन अमेरिका गेव अ बूस्ट टू कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, या कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया। कि अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ, उससे भारत में कॉटन जो बूम है, वो कॉटन बूम आएगा या कॉटन में रिसेशन आएगा? ऑब्वियसली बूम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो कॉटन आती थी, इस सिविल वॉर के चलते ये कॉटन आना बंद हो गई। और इंग्लैंड वालों को बहुत ज्यादा कॉटन चाहिए होती थी। उनके लैंकशायर और मैनचेस्टर में बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती थी। पूरी दुनिया में वो ये कपड़ा बेचा करते थे और भारत में भी बहुत ज्यादा बेचते थे। अब इंग्लैंड को चाहिए कॉटन, और धड़ाधड़ कॉटन कहां से आएगी? उन्होंने बोला कि अभी यहां से तो सप्लाई है नहीं। तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी कौन थी? इंडिया। और इंडिया, मैंने बताया ये वाला क्षेत्र, डेक्कन वाला, ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बढ़िया था। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? जो मनी लेंडर होते हैं, आज सरकार कैसे किसानों तक पैसा भेजती है? अभी बजट अनाउंस हुआ ना, तो उसमें आरबीआई के थ्रू नाबार्ड को पैसा जाएगा, आरआरबी को पैसा जाएगा, जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज है उनको पैसा जाएगा, उनसे आगे किसान लेगा। वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेगा, अलग अलग लोन्स होंगे उनके माध्यम से लेगा, या किसान जब ट्रैक्टर हैंड ट्रैक्टर खरीदेगा, उसमें उसको सब्सिडी मिलेगी। सरकार अलग अलग तरीकों से मदद करती है। लेकिन उस जमाने में अंग्रेजों ने क्या किया? ब्रिटिश ने पैसे वो ट्रांसफर किए मनी लेंडर को, और मनी लेंडर ने आगे रुपए किसको ट्रांसफर किए? पेजेंट को, लोन के रूप में। बोला आ जाओ हमसे सस्ता लोन लो, और बहुत ज्यादा कॉटन की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा कॉटन उगाओ। बोला जितनी तुम कॉटन उगाओगे हम तुमसे अच्छे दाम में खरीद लेंगे, और बहुत ज्यादा कॉटन की आवश्यकता है। किसान खुश हो गए, और किसानों ने धड़ाधड़ इन मनी लेंडर से लोन लेना शुरू कर दिया। और जब किसान लोन बहुत ज्यादा लेगा, तो फसल भी उगाएगा, और फिर फसल बेच के लोन चुकता भी करेगा, अगले साल फिर लेगा। कुछ साल ये सिलसिला चला। क्योंकि यूएसए में क्या चल रहा था?
सिविल वॉर। फिर 3-4 साल के बाद वो सिविल वॉर वहां खत्म हुआ और वहां पे नॉर्थ वाले जीत गए, स्लेवरी को एबोलिश किया गया और उनके संविधान में भी संशोधन हुए। तो अमेरिकन सिविल वॉर तो खत्म हुआ, लेकिन सिविल वॉर खत्म होते ही वापिस क्या होगा यहाँ पे, कॉटन बूम, कॉटन फिर उगाने लगेंगे और फिर इंग्लैंड को बेचने लगेंगे। इंग्लैंड को तो सस्ता पड़ता था ना, क्योंकि बीच में अटलांटिक ओशियन है, सीधा सामने से कॉटन आ जाएगा। इंडिया देखो कितना दूर पड़ता था, यहां से देखें या स्वेज कैनाल से देखें तब भी दूर पड़ता था। तो इंडिया की कॉटन की डिमांड कम हो गई जैसे ही क्या खत्म हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर। और इंडिया के कॉटन की डिमांड जब खत्म हो जाएगी तो अंग्रेज ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे, ये मनी लैंडर भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेगा। अब किसानों को जो है इतने में ही, अभी एक तो उन्होंने इतनी कॉटन उगा ली है, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। पहले मुंह मांगा दाम मिल रहा था, अब दाम उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब कॉटन की सप्लाई कहां से रिस्टोर हो गई, अमेरिका से। तो उतने में अंग्रेजों ने क्या किया, जो मैंने कहा कि हर 30 साल के बाद वो क्या कर सकते थे, 30 साल 50 साल के बाद क्या कर सकते थे, रैयत बारी में जो टैक्स रेट है उसको रिवाइज कर सकते थे। तो अभी ये सब कुछ चल रहा था, उसी दौरान 1870s में उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत सरकार ने उस जमाने की, उन्होंने जो टैक्स रेट था रैयत बारी वाला, इट वॉज रिवाइज्ड उस महाराष्ट्र वाले एरिया में, और पहले के मुकाबले टैक्स बढ़ गया। और जब भी टैक्स बढ़ता था, किसान के पास पैसे नहीं होते थे, एकदम वो किसके पास जाता था सपोर्ट के लिए, मनी लेंडर के पास। लेकिन मनी लेंडर अब मना कर देगा, बोला अब नहीं है मेरे पास पैसे। वो तब कुछ और परिस्थिति थी, मैंने आपको धड़ा धड़ा लोन दिए, अब मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। किसान फंस चुके थे, उधर टैक्स रेट बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने, अब कॉटन की डिमांड भी कम हो गई। तो किसान इससे बहुत नाराज हुए और निराश हुए। और ये निराश किसान जब डेस्परेट हो जाएंगे, अपना हौसला खो देंगे, तो ये किस पे अटैक करेंगे फिर, मनी लेंडर्स। तो ये मैंने पूरी कहानी इसलिए बताई, ये मैंने शीट में भी कवर किया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सीधा क्या बनेगा, हाउ अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इनटू कॉटन बूम इन इंडिया इन 1870s या 1860s, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। लिख लेंगे इसको, एक्सप्लेन कर दिया है, शीट में भी डिटेल में मेंशन किया गया है। और कभी प्री में भी क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिकन सिविल वॉर के इफेक्ट्स क्या थे, और उसमें एक होगा पॉइंट, कॉटन बूम इन इंडिया, तो ये करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया। लेकिन जैसे ही वहां पे परिस्थिति वापस रिस्टोर होती है, स्टेटस को आता है और सिविल वॉर खत्म होता है, फिर अमेरिकन कॉटन की डिमांड बढ़ जाएगी इंग्लैंड में, और भारत के कॉटन की डिमांड गिर जाएगी। उतने में ही अंग्रेज क्या कर देंगे, टैक्स रेट रिवाइज कर देंगे, अब किसान फंस जाएगा, वो मनी लेंडर के पास जाएगा, ये मना कर देंगे। तो इम्पेशेंट जो मनी लेंडर होंगे, वो फिर इम्पेशेंट जो किसान होंगे, पेजेंट होंगे, वो मनी लेंडर पे अटैक करेंगे। जो मैंने बोला वानी वर्सेस कुनबी, तो कुनबी मतलब कौन, कल्टीवेटर्स पेजेंट्स, और वानी मतलब कौन, मनी लेंडर्स। तो अहमदनगर, पूना, इन सारी जगहों पे ज्यादा हुआ। और एक गांव था वहां पे, पूना में एक गांव है सूपा विलेज, यहां से शुरुआत हुई। सुपा विलेज में लोग इकट्ठे हुए, मार्केट में एक मीटिंग जैसी उन्होंने की, और मनी लेंडर के घर चले गए, उसको धमकाया, वो नहीं माना तो उसके घर में अटैक कर दिया। देखा देखी में बाकी जगह ये होने लगा और आंदोलन फैल गया। बाद में अंग्रेजों ने इंटरवीन किया, फिर इस तरह से सिचुएशन कंट्रोल में लाई। फिर जब पूरी बात सरकार को पता चली, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक कानून लेके आते हैं। और जो मैंने पहले ही आपको बता दिया शॉर्ट में कि इसका सक्सेस क्या था, डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट कब आया, 1879, और ये रॉइट्स कब हुए, 1875। तो इस एक्ट में ये जो कानून ले आए, इस कानून में बोला कि अगर कोई बंदा अपना टैक्स नहीं पे कर पाए, फेल हो जाए टैक्स पे करने में, तो उसकी जमीन छीनी नहीं जाएगी। पहले क्या होता था, आज मेरी तारीख है टैक्स पे करने की, और मैं नहीं टैक्स पे कर पाया तो रैयत से उसकी जमीन छीन ली जाएगी। बोला ऐसा नहीं होगा, उसको मौका देंगे, एकदम ऐसा नहीं होगा कि टैक्स नहीं पे किया तो सीधी जमीन उससे छीन लेंगे। ये इस कानून में लिखा। किसान जो थे आश्वस्त हुए कि चलो अब कोई समस्या नहीं। समझ आया। ये पहले हमने मूवमेंट किया, इंडिगो रिबेलियन बंगाल में हुआ, और ये डेक्कन रॉयट्स, ये डेक्कन अपराइजिंग बोल सकते हैं, ये किस इलाके में हुई, पूना और अहमदनगर में, मेनली आज के महाराष्ट्र में, उसमें की बॉम्बे प्रोविंस में। ठीक है। और कैसे अमेरिकन सिविल वॉर रिलेट हुआ और कॉटन बूम, ये मैंने आपको समझा दिया। एग्जाम के लिए वानीज और कुनबीज याद रखने हैं, कभी ऐसे उस टर्म्स में अगर आ जाए तो। देखो अब है नेक्स्ट पबना लीग, बंगाल रीजन में। पबना लीग या पबना एग्रेरियन लीग, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, पबना रिवोल्ट बोल सकते हैं, या
पबना मूवमेंट बोल सकते हैं, अलग अलग नाम। पबना मूवमेंट चलो मान लेते हैं। तो देखो, पबना मूवमेंट ये भी 1870 से 1875 का जो समय था, मेनली इस दौरान ये चलेगा। ये बंगाल वाले रीजन में। इसको शॉर्ट में समझो, 1859 में एक कानून आया था वहां पे बंगाल में, जिसमें किसानों को ऑक्यूपेंसी राइट दिए गए थे। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में तो ये था कि जमीन का मालिक कौन होगा, जमींदार होगा, और किसान तो किराएदार की तरह होंगे, जो रेंट देगा वो रहेगा उस जमीन में। लेकिन इस एक्ट में कुछ हद तक किसानों को ऑक्यूपेंसी राइट दिए गए थे कानून में, पर इन ऑक्यूपेंसी राइट को एक्सेप्ट करने से जमींदार मना कर देगा। वो बोलेगा मुझे नहीं कुछ पता, जमीन तो मेरी है, कोई ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है। तो जमींदार किसानों को उनका अधिकार नहीं दे रहा था। तो फिर किसान तो पढ़े लिखे नहीं थे, पर जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने प्लान बनाया कि पैसे इकट्ठा करते हैं और कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। वकील हायर किए जाएंगे और जमींदारों के खिलाफ कोर्ट में केसेस किए जाएंगे। जमींदार पूरी कोशिश करेगा लोगों को दबाने की, मारेगा पीटेगा, अपने लठियाल भेजेगा, पर ये लोग उसका डटकर सामना करेंगे, जमींदारों का डटकर सामना करेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। पबना मूवमेंट में जो एग्रेरियन लीग मैं बोल रहा हूँ, लीग का सीधा सा मतलब किसकी मदद ली गई है, लॉयर्स। मतलब लीगल बैटल है ये एक प्रकार की। इट वॉज अ काइंड ऑफ लीगल बैटल फॉट अगेंस्ट द जमींदार। एक प्रकार की लीगल बैटल थी जो जमींदारों के खिलाफ लड़ी गई, और अल्टीमेटली इनको सक्सेस मिलती है, अल्टीमेटली ये जीतते हैं। इसमें एग्जाम के लिए एक दो पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, जैसे यूसुफ शाही परगना ऑफ पबना, वहां के किसान थे मेनली। यूसुफ शाही, यूसुफ शाही परगना ऑफ पबना, और पबना पहले ही बता दिया किस रीजन में है, बंगाल रीजन में। वहां के किसान थे जिन्होंने ऐसी एग्रीकल्चर लीग वगैरह बनाई और उसके बाद उन जमींदारों को चुनौती दी। तो ये है पबना मूवमेंट। इस मूवमेंट की कुछ खास बात यह है कि बंगाल में क्लैशेस होते रहते थे, पर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसको विटनेस किया गया। हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलजुल के कैंपेन की तरह कैंपेन चला के लीगल बैटल करके उन्होंने किसानों को उनका हक दिलवाया था। सो दैट इज ऑल अबाउट पबना मूवमेंट। कुछ नाम है वो आपने शीट में देख लेने हैं, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारका नाथ गांगुली। ये सब किसानों की बात यहाँ पे कर रहे थे, सबने किसानों का यहाँ पे साथ दिया, और अल्टीमेटली ये सक्सेसफुल भी रहते हैं। देन लीडर्स हैं ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल। ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल, और खोदी मुल्ला करके एक व्यक्ति थे, वो भी उसमें थे। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो मैंने कहा इसमें विटनेस की गई। एक प्रकार की लीगल बैटल है जो जमींदार के खिलाफ लड़ी गई, क्योंकि जो कानून था उसमें ऑक्यूपेंसी राइट थे, वो जमींदार किसानों को देने से मना कर रहा था। तो अल्टीमेटली लीगल बैटल में सफल हुए, और फिर काफी जगह से मतलब इनको रेमिशन अंग्रेज देते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो दो मूवमेंट, ये अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो डिटेल में आएंगे बाद में, अभी इतना याद रख लो। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन किया था, इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ। और इंडिगो में एक सिस्टम था, 3 कठिया। मैं समझाऊंगा डिटेल में कि क्या है ये 3 कठिया। अभी नहीं करेंगे, शायद कल या परसों वाले लेक्चर में हम महात्मा गांधी शुरू करेंगे। वहां हेडिंग आएगी अर्लियर मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, जिसमें 3 है, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तब डिटेल में कर लेंगे, पर जब एग्जाम में आएगा तो आपने ये भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि तब तक तो आपको पता होगा, अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ लेंगे। समझ आ गया? तो इंडिगो रिबेलियन, दूसरा डेक्कन रॉयट्स, तीसरा पबना मूवमेंट यानी कि पबना एग्रेरियन लीग बनाई गई थी, और उसके बाद चौथा चंपारण सत्याग्रह। कौन लीडर होगा? महात्मा गांधी। कब होगा? 1917 में। कहां पे होगा? चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार। और किस प्रथा के खिलाफ होगा? 3 कठिया सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, इसके खिलाफ होगा। ये 1917 वाला। उसी तरह 1918 में खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट ये हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। आज क्या गुजरात, उसमें तो गुजरात महाराष्ट्र मिला के क्या हुआ करता था, बॉम्बे। ये खेड़ा मूवमेंट है, और इसके लीडर भी कौन बनेंगे? महात्मा गांधी। ये इसलिए था क्योंकि वहां पे अकाल पड़ गया था, फैमिन मतलब ड्रॉट आया था पहले। किसानों की फसल ड्रॉट के कारण तबाह हो गई थी, उनके पास पैसे नहीं थे टैक्स पे करने के लिए, और अंग्रेजों ने बोला टैक्स माफ नहीं होगा। तो महात्मा गांधी गांधी ने किसानों का साथ यहाँ पे दिया था। डिटेल में करेंगे जब महात्मा गांधी के मूवमेंट आएंगे। तो एक चंपारण और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, ये भी किसान आंदोलन।
नेक्स्ट आता है एक्का मूवमेंट, अवध उत्तर प्रदेश 1921 में। अवध यानी कि ऊध भी बोल देते थे, आंदोलन है एक्का मूवमेंट। और यहाँ पे मेन जो लीडर है, ये दो तीन चीजें याद रखनी है बस। मदारी पासी, मदारी पासी ये लीडर हैं। और एक और लीडर थे बाबा रामचंद्र करके, बाबा रामचंद्र। ये रामचंद्र कौन थे? महाराष्ट्र के वैसे रहने वाले थे। ये फिजी चले गए थे, न्यूजीलैंड के पास एक देश है फिजी, बहुत ज्यादा इंडियन कम्युनिटी है वहां। फिजी गए थे, वहां पे एज अ लेबरर वो काम कर चुके थे। फिर इंडिया वापिस आए थे, और नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश वाली जगह ये चले गए थे। और जो धार्मिक पुस्तक है, जो गीता वगैरह है वो लेके, इस तरह से जो रामचरितमानस है उसको लेके गांव गांव में जाते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे। तो मदारी पासी तो है ही है, साथ में कौन है? बाबा रामचंद्र। और इन्होंने मिलकर एक सभा भी बनाई थी, जिसको बोलते हैं ऊध किसान सभा, ऊध किसान सभा। तो अब होगा कुछ नहीं एकता मूवमेंट में, मतलब अवध के उत्तर प्रदेश के किसान हैं, वो एक सभा बनाएंगे, और अंग्रेजों से यही डिमांड होगी कि जो जमींदार उनका शोषण करता है या मनी लेंडर शोषण करता है, वो शोषण कम हो, या जमींदारी प्रथा को हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए। ये इनकी डिमांड्स थी। तो वो आगे इतना दूरी नहीं है। मेनली एक्का मूवमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश की किस बेल्ट में? अवध में। कब हुआ? 1920 में। 1920 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी पूरे भारत में 1920, 1921 और 1922 के शुरू तक, मतलब फरवरी तक, एक आंदोलन चल रहा था। कौन सा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसी के साथ साथ पैरेलल ये भी हुआ। जैसे मैंने बताया, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में बताया था, तो पंजाब में क्या चल रहा था उसके पैरेलली? अकाली मूवमेंट। जो महंत थे, उनसे गुरुद्वारे की चाबियां लेनी थी, और किसको चार्ज सौंपना था? एसजीपीसी को। तो पंजाब में चल रहा था अकाली मूवमेंट। उसी तरह उत्तर प्रदेश में क्या चलेगा? एक्का मूवमेंट। उसी तरह मलबार कोस्ट में एक मोपला रिवेलियन चलेगा, अभी थोड़ी देर में उसको समझेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्का मूवमेंट या ऊध किसान सभा। नेक्स्ट है, बाकी इनका वही है सिग्निफिकेंस, तो मतलब कई चीजें अंग्रेजों ने मानी थी इस आंदोलन में। देखो, नेक्स्ट आता है मैपिलर रिवोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेते हैं पहले। मैपिलर रिवोल्ट, या हम बोलते हैं मोपला। देखो, शॉर्ट में समझना हो तो क्या याद रखना है, कहां पे हुआ ये हुआ मलाबार कोस्ट में। मतलब ये जो रीजन है केरल वाला, ये मलाबार कोस्ट, इस कोस्ट में हुआ। किसके बीच में हुआ? हिंदू लैंडलॉर्ड्स, फिर डिटेल समझाऊंगा। हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे, ये थे मेनली नामबूदरी ब्राह्मण्स, नामबूदरी ब्राह्मण्स, या अपलिफ्टेड जो क्लास थी, जिनको जैनमीज बोलते थे वहां पे, वर्सेस मुस्लिम पेजेंट्स, मुस्लिम किसान, मुस्लिम पेजेंट्स। और मुस्लिम पेजेंट्स यानी कि इनको बोलते थे मोपला। इनके बीच की लड़ाई है, पहली बार नहीं हुई है, इतिहास में कई बार हुई थी, पर ये वाली ज्यादा जुड़ी है, जो 1921 में हुई। ये एग्जाम के लिए याद रखना है कि मोपला रिबेलियन किसके बीच में हुआ, किसने क्रांति की? मोपला किसानों ने, जो मुस्लिम थे, किसके खिलाफ? हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। तो था तो ये आंदोलन किसान वर्सेस जमींदार, पर धर्म देख रहे हैं तो इसके कारण कैसा बन गया ये? रिलीजियस कम्युनल कलर इसको दिया गया। और ये नामुद्री ब्राह्मण जो माइनॉरिटी में थे, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हुए, मतलब रेप, एट्रोसिटीज, बहुत सारी ऐसे घिनौने अपराध जो हैं उस जमाने में हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ होते हैं। ये तो शॉर्ट में आपको समझाया, लेकिन डिटेल समझिए। ये तो इतना सा याद रखना है, और साथ में ये जो मुस्लिम पेजेंट थे, इनको सपोर्ट थी खिलाफत लीडर की, खिलाफत लीडर्स की। और लोकल जो खिलाफत लीडर था वहां पे, वो था अली मुसलियार। ये शॉर्ट में। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं, ये क्या थे मोपलाज, और क्यों ये आंदोलन हुआ, क्यों दोनों के बीच में दुश्मनी थी। देखो, इस नक्शे में समझो। भारत में वैसे तो हम बोलते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, वो किसको बोलते हैं? मोहम्मद बिन कासिम
712 में जो सिंध में आया था, सिंध रीजन में उसने अटैक किया था, मतलब 8th सेंचुरी में। पर मुस्लिम का आना जाना भारत में उससे पहले का है। उससे पहले इंडिया का जो ये सदर्न एरिया है, यहाँ पे मुस्लिम ट्रेडर पहले ही आ गए थे। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम तो बाद में आया सिंध में 712 एडी में, पर मुस्लिम ट्रेडर पहले ही आ गए थे यहाँ सदर्न रीजन में। तो मुस्लिम ट्रेडर जब आते थे तो कुछ वहीं पे सेटल हो गए, उनकी मॉस्क वगैरह भी वहां पे बनना शुरू हुई, वो वहां पे सेटल होना शुरू हुए। और नयार और तियार जो क्लैंस थी इंडिया में, इस रीजन में, नयार और तियार, उनकी महिलाओं के साथ उन्होंने शादी भी करना शुरू की। तो मतलब ये जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे और यहाँ की नयार और तियार क्लैन की जो महिलाएं थी, उनके बीच में जो शादियां हुई, आगे जो मुस्लिम जो पीढ़ी बनती है उसका, उनको फिर क्या नाम दिया जाता है भारत में? द नेम वॉज मोपला। वो फिर मोपला मुस्लिम बनते हैं। हम लोग मोपला भी बोल देते हैं और साथ में क्या बोल सकते हैं? मैपिला। वो मैपिला बने। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ इस रीजन में, फिर जब कन्वर्जन वगैरह होने लगे और बहुत ज्यादा लोग जो थे मुस्लिम बनने लगे, तो ऐसा हुआ कि ज्यादा संख्या में मुस्लिम एक एक हद तक ठीक ठाक वहां हो गए। तो अभी भी हिस्टोरिकली जो जमींदारी जो पहले भी चल रही थी अंग्रेजों मुगलों के टाइम पे, या उससे पहले भी जो लोकल वहां पे किंगडम थे, तो जो सत्ताधारी पक्ष था वहां पे, मतलब जो लैंडलॉर्ड क्लास थी, वो शुरू से ब्राह्मणी थे। वो ब्राह्मणी थे। और नयार तियार जो तब भी लेबर होते थे, उनके आगे डिसेंडेंट जो मोपला बने, वो भी मतलब किसान ही बने, पेजेंट बने। तो पेजेंट मुस्लिम ही थे, और जो ब्राह्मण्स वगैरह थे ये शुरू से ही क्या थे यहाँ पे? लैंडलॉर्ड। लेकिन हालात तब बिगड़े जब मैसूर में हैदर अली और टिप्पू सुल्तान का राइज होगा और मैसूर किंगडम बढ़ेगा। और टिप्पू सुल्तान ने अपने टाइम में जगह जगह जो है उसने अपने टेरिटरी को स्प्रेड किया। और जब वो इस रीजन में आया, केरल वाले रीजन में टेरिटरी को स्प्रेड करने, तो वहां पे अत्याचार तो होते ही थे। तो ब्राह्मण जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने जब विरोध किया अपनी जमीनें देने के खिलाफ, तो इनके ऊपर अत्याचार हुए। तो ब्राह्मण्स को, जो नामुदरी ब्राह्मण थे, उनको अपनी जमीनें छोड़ के जाना जाना पड़ा उस एरिया में। और वहां पे किसका कब्जा हो गया? मोपला पेजेंट्स का, मोपला मुस्लिम्स का। किसके टाइम की बात कर रहा हूं मैं? टिप्पू सुल्तान के टाइम की। लेकिन अंग्रेजों का युद्ध हुआ टिप्पू सुल्तान के साथ, एंड ही वॉज किल्ड इन 1799। जब टिप्पू सुल्तान मारा गया और ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के अंडर आया, तो फिर नामुदरी ब्राह्मण्स ने अंग्रेजों के सामने अपील रखी। बोला जी ये तो जमीनें हमारी थी, पर हमसे किसने छीन ली थी? टिप्पू सुल्तान ने। अंग्रेजों ने पूरे रिकॉर्ड देखे, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारी थी तो तुम्हें वापस दी जाएंगी। तो अंग्रेजों ने ये जमीनें वापस किसको रिस्टोर कर दी? नामुदरी ब्राह्मण्स को। और नामुदरी ब्राह्मण्स को जब जमीनें मिल गई, तो वो बन गए अंग्रेजों के दोस्त। और फिर आपको पता ही है, उस जमाने में लैंडलॉर्ड तो एक्सप्लॉइट करते ही थे, पूरे भारत में ही एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और फिर किसका एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देंगे? ये पेजेंट्स का। तो लैंडलॉर्ड और पेजेंट के बीच की दुश्मनी बढ़ती चलेगी। पर धार्मिक एंगल ये होगा, ये नामुदरी ब्राह्मण्स होंगे, हिंदू होंगे, और ये पेजेंट ज्यादा कौन होंगे? मोपला होंगे। बीच बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां होती थी, पर छोटी मोटी लड़ाइयां सिर्फ किसान वर्सेस जमींदार के बीच की होती थी। लड़ाइयां होके खत्म भी हो जाती थी। पर 1921 वाली, 1921 वाली लड़ाई इतनी अहम क्यों है? इसको अब समझो। यहां तक क्लियर हुआ ना सबको? मैंने क्या समझाया कि मोपला और नामुदरी ब्राह्मण के बीच की दुश्मनी आज की नहीं थी, बहुत पुरानी थी। टिप्पू सुल्तान के टाइम की, उसके बाद की पुरानी दुश्मनी थी। बीच बीच में इक्के दुक्के इंस्टेंसेस होते रहते थे। पर 1921 में क्या हुआ, इसको थोड़ा बैकग्राउंड में समझते हैं। 1920 में एक आंदोलन चला, कौन सा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन उससे पहले 1919 में ही हो गया था वैसे, ऑफिशियली तो 1920 में एक आंदोलन चला भारत में, जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। देखो ये क्या चीज है खिलाफत मूवमेंट। मतलब जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ, तो वर्ल्ड वॉर वन में एक तरफ थी अलाइड पावर्स और एक तरफ थी एक्सिस या सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में मेन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और इन्हीं का ही साथ कौन दे रहा था यहाँ पे? टर्की, ऑटोमन एम्पायर। और अलाइड में कौन था मेनली? ब्रिटिश। ब्रिटिश अलाइड में थे। इसके अलावा फ्रेंच, मतलब फ्रांस। इसके अलावा बेल्जियम से होकर अटैक किया था, तो बेल्जियम भी आ गया था, पर ऑफिशियली नहीं। ब्रिटिश और फ्रांस मेनली थे। थोड़ी थोड़ी मदद बीच बीच में जापान, इन्होंने भी की थी। इटली ने भी की थी, हालांकि इटली दूसरी बार यहाँ चला गया था दूसरे विश्व युद्ध में। जापान भी दूसरे विश्व युद्ध में इनके साथ चला गया था, जर्मनी के साथ। तो ऐसे ये बट गए थे देश विश्व युद्ध में। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 1914 से 1918 तक चला, और वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो कौन सी पार्टी जीत गई? अलाइड पार्टी। मतलब अंग्रेज जीत गए। तो जर्मनी के साथ तो पूरा हश्र किया उन्होंने।
बोला राइनलैंड खाली कर दो, अपनी आर्मी कम कर दो, कोई वेपन तुम नहीं बनाओगे, पूरा हश्र किया। उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। वो पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में कि हाउ जर्मनी वॉज ट्रीटेड अनफेयरली, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है। लेकिन मेन बारी आती है टर्की की। टर्की को ये बोला, बोला ये है पूरा ऑटोमन एम्पायर, इसको हम तोड़ देंगे। कोई बनेगा इराक, कोई बनेगा सीरिया, और कुछ एरिया तो पैलेस्टीन वाला एरिया, वहां पे बाद में किसको बसा दिया उन्होंने, इसराइल, जो ज्यूज थे यूरोप से लाके। तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर वहां पे होने लगा। तो ये थ्रेट था। बोला जो टर्की है, जो ओटोमन साम्राज्य है, उसको हम तोड़ देंगे, मतलब उसको फ्रेगमेंट कर देंगे। लेकिन मुस्लिम्स को इससे दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि टर्की का जो सुल्तान था, उसको पूरे दुनिया के मुसलमान क्या मानते थे? खलीफा, कैलिफेट। तो जब टर्की के बादशाह को गद्दी से हटाने की बात करेंगे, तो भारतीय मुस्लिम भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। वो बोलेंगे नहीं नहीं, टर्की के बादशाह को अपनी गद्दी से मत उठाओ, हटाओ, सुल्तान को अपनी गद्दी से मत हटाओ। तो भारत के जो मुस्लिम थे, वो इसके लिए आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन को इतिहास में क्या नाम दिया जाएगा? खिलाफत मूवमेंट। ये खिलाफत का मतलब किसी के खिलाफ जाना नहीं है। ये खिलाफत का मतलब जो टर्की का खलीफा है, ऑटोमन अंपायर का जो खलीफा है, सुल्तान है, उसको अपनी गद्दी में रहने दो, उसको मत हटाओ। और ऑटोमन अंपायर को मत तोड़ो, इराक, सीरिया, लिवांट, इन रीजन में उसको एक ही रहने दो। ये भारतीय मुसलमानों की डिमांड थी। और ये आंदोलन चलाया था मेनली अली ब्रदर्स ने। ये करेंगे डिटेल में, अभी बस शॉर्ट में बता रहा हूं। मोहम्मद अली और दूसरे शौकत अली, और भी कई लोग शामिल थे। और महात्मा गांधी ने अपना समर्थन दे दिया था खिलाफत आंदोलन को। इसलिए बहुत सारे लोग उस जमाने में, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, वो महात्मा गांधी के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने बोला हमें क्या मतलब है टर्की में क्या हो रहा है? अगर आपको भारतीय मुस्लिम का साथ देना है तो भारत के लिए दो, कि भारत में ये होना चाहिए, मुस्लिम को शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए। बोला इससे कोई मतलब नहीं है कि टर्की का सुल्तान गद्दी से हटा रहा है और मुस्लिम आंदोलन करेंगे और तुम मुस्लिम को अपनी सपोर्ट दो। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा आंदोलन को एकजुट करने के लिए जरूरी है। बोला मुस्लिम की सपोर्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि महात्मा गांधी के मन में क्या था, मेन आंदोलन कौन सा करना है? नॉन कोऑपरेशन। तो हुआ ऐसा कि जब खिलाफत मूवमेंट हुआ, तो खिलाफत मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और जब खिलाफत मूवमेंट में महात्मा गांधी का भी समर्थन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी समर्थन था, और पूरे भारत में खिलाफत मूवमेंट फैला। इसके साथ ही 1920 में नॉन कोऑपरेशन भी शुरू हो गया। लेकिन जब इस खिलाफत आंदोलन की लहर जब केरल में पहुंचेगी, मलबार कोस्ट में, तो यहां मैंने बोला वहां एक लोकल लीडर था खिलाफत मूवमेंट का, कौन? अली मुसलियार। तो केरल में लड़ाई नई नहीं थी, लड़ाई बहुत पुरानी थी। किसके बीच में? मोपला किसान और हिंदू जमींदार। पर ये अली मुसलियार क्या करेगा? ये किसानों को मोटिवेट करेगा। वो बोलेगा ये हिंदूज हैं जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। धार्मिक कलर, धार्मिक रंग इस आंदोलन को देगा। और जब धार्मिक रंग दे दिया जाएगा, अब लड़ाई जमींदार और किसान की नहीं होगी, अब लड़ाई किसकी हो जाएगी? धर्म की हो जाएगी। उसने जो पार्ट मुस्लिम्स को पढ़ाया, तो मुस्लिम्स इतने अग्रेसिव वहां हुए कि बुरी तरह से एट्रोसिटीज जो हैं वो फिर हिंदू जमींदार के ऊपर होने लगी। एनी बेसेंट ने एक्सप्लेन किया है इसको, बोले एक घटना में तो ये हुआ, एक परिवार के सामने, मतलब एक भाई और एक बाप के सामने उनकी जो फैमिली थी उसको रेप किया गया। मतलब इस तरह का घिनौने अपराध मतलब उस जमाने में हुए, जो ब्रुटैलिटीज उस जमाने में हुई, जो मोपला किसानों के द्वारा उन जमींदारों के ऊपर हुई। तो मतलब फिर बहुत सारे जो लीडर्स थे, उन्होंने किसको दोषी ठहराया इसके लिए? महात्मा गांधी को। बोला आपने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया। महात्मा गांधी ने कहा तो हमने ये करने के लिए थोड़ी ना किसी को बोला था। बोला हमारा ऑब्जेक्टिव तो कुछ और था कि पीसफुल कैंपेन होगी इस तरह से, लेकिन ये कैंपेन पीसफुल नहीं रही। कुछ पॉइंट, कुछ जगह पे ये बाउंड्री क्रॉस करके चले गए, और इस तरह से देखो कितनी एट्रोसिटीज यहाँ हुई। हालांकि ये अली मुसलियार है ना, इसको भी फ्रीडम फाइटर का ही दर्जा था। ये तो 2021 के आसपास जब 100 साल होते हैं, सेंटेनरी होती है, तो सरकार इस दर्जे को हटाती है, बोला ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था, क्योंकि इसने इस तरह से मोटिवेट लोगों को किया था। उसके बाद वो धार्मिक उन्माद वहां पे फैला था। क्लियर हो गया कौन सा आंदोलन मैंने बताया आपको? मोपला मूवमेंट। तो मोपला मूवमेंट शॉर्ट में क्या आएगा, कब हुआ? 1921। किसने ये क्रांति की? मोपला पेजेंट। किसके खिलाफ थे? हिंदू जमींदार, जो कौन थे? नामबूदरी ब्राह्मण से। पास्ट वाली कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझा दी है। और इसको धार्मिक रंग दिया गया किस आंदोलन के कारण? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है, टेक इट फॉर ग्रांटेड, बाद में पढ़ेंगे जब हम पहुंचेंगे खिलाफत में। अभी बस एक आइडिया सा दे दिया है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट मोपला रिवेलियन। और ये लीडर याद रखना है, अली मुसलियार। लेटर ऑन ही वाज हैंग्ड बाय ब्रिटिश। बाद में उसको सजा दे दी गई कि इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है।
अब आता है नेक्स्ट, बरदौली। देखो इसको शॉर्ट में समझो, कुछ ज्यादा नहीं है। बरदौली सत्याग्रह क्या एग्जाम में याद रखना है? 1928 में हुआ, बरदौली तालुका में हुआ। बरदौली तालुका कहां पे है? आज के गुजरात में। और लीडर वल्लभ भाई पटेल। इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को वहां की बरदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार का खिताब दिया गया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल, तो किसके द्वारा? बाय द विमेन ऑफ बरदौली ड्यूरिंग बरदौली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जो बरदौली तालुका था, यहां पे चला था फैमिन, ड्रोट वगैरह आ गया था, कि अनाज की कमी थी, लोग भूखे मर रहे थे। अंग्रेजों को मदद करनी चाहिए, पर मदद करने के बजाय उन्होंने बोला हम 22% टैक्स बढ़ाते हैं। जब मदद करनी चाहिए उसमें में कितना टैक्स बढ़ाया गया? 22%। अब किसान क्या करते? किसान सरदार पटेल से जाके बोलेंगे, वल्लभ भाई पटेल से बोलेंगे, जो स्थानीय लीडर थे वहां पे, वल्लभ भाई पटेल इनका साथ देंगे। तो वल्लभ भाई पटेल बन गए लीडर। लेकिन बैकअप किसका रहेगा? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी खुद नहीं आए, पर उनका बैकअप रहेगा। उनकी यंग इंडिया करके, सॉरी, जो यंग इंडिया करके एक पत्रिका थी महात्मा गांधी की, उसमें उन्होंने खूब सपोर्ट किया, खूब इस आंदोलन को सपोर्ट किया। तो ये आंदोलन हुआ। अब इसमें शॉर्ट में क्या याद रखना है? देखो, कोर्स ऑफ द मूवमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इससे ही क्वेश्चन बन जाएगा कि बरदौली की महिलाओं ने सरदार का खिताब दिया, बरदौली तालुका में हुआ, 1928 में हुआ, और कितना टैक्स रेट हाइक किया गया था? 22%। किसानों की डिमांड थी कि टैक्स रेट कम किया जाए, इतना हम पे नहीं कर पाएंगे। तो वो सरदार पटेल से मिलते हैं, सरदार पटेल उनके लीडर बनते हैं, और वहीं पे ही उनको सरदार का खिताब भी दिया गया। तो सरदार पटेल क्या बोलेंगे? बोलेंगे आंदोलन तब सफल होगा जब हम मिलजुल के काम करेंगे। बोला अगर ऐसा हुआ कि 1000 किसान हैं और 500 किसानों ने टैक्स दे दिया और 500 रह गए, तो बोला तब आंदोलन नहीं चलेगा, सबको रोकना पड़ेगा, विदहोल्ड करना पड़ेगा अपना टैक्स। तो ऐसी छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए, डोर टू डोर कैंपेन की गई, लोगों को समझाया गया कि कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत अत्याचार होगा सहन कर लेना, पर टैक्स नहीं देना है। अगर एकजुट होके रहेंगे तो बाद में टैक्स माफ हो जाएगा। और सरकारी विभाग में अपने बंदे तो थे ही, उनको भी इन्फॉर्म किया गया कि कभी अगर अंग्रेज आएंगे किसी गांव में रेड करेंगे तो तुमने इन्फॉर्म कर देना है, ताकि लोग इंतजाम कर सके, इधर उधर भाग के चले जाएंगे उस अत्याचार से बचने के लिए। तो सरदार पटेल की सूझबूझ रही, और अल्टीमेटली लोग एकजुट रहे। अल्टीमेटली अंग्रेजों को एक बाद में मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन बनाना पड़ा, और उसने बोला कि नहीं, सच में ही लोग परेशान हैं, इस टाइम टैक्स हाइक नहीं होना चाहिए। तो कहाँ 22% बोला गया था, और बाद में लगभग कितना हुआ? 6% के आसपास। तो एक प्रकार की ये जीत थी सरदार पटेल के अंडर, बहुत बड़ी। और इसी सत्याग्रह को क्या बोलेंगे? बरदौली सत्याग्रह। ये काम की चीज, बाकी पूरी डिटेल लिखी है, आपने पढ़ लेनी। तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, वो याद रखना है। नेक्स्ट आएगा ऑल इंडिया किसान सभा। इसमें तो कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है, बस 1936 में लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा बनाई जाएगी। सहजानंद सरस्वती वो इसके पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। शीट में लिखा है, डिटेल में तो वहां से पढ़ लेने हैं। ऑल इंडिया किसान सभा। इससे पहले क्या जरूरी है? 1929 के अराउंड बिहार किसान सभा बन चुकी थी। इसके अलावा आंध्र किसान सभा बन चुकी थी, एन रंगारेड्डी के अंडर। तो बिहार किसान सभा, आंध्र किसान सभा ऑलरेडी बन चुकी थी, पर बोला ये जो अलग अलग किसान सभाएं बन रही है, इनको एकजुट करते हैं। और एकजुट होके क्या होगा? पूरे इंडिया में एक बनाई जाएगी ऑल इंडिया किसान सभा। तो जब एक किसान सभा होगी तो हमेशा किसानों के हक की बात करेगी, उनके लिए अंग्रेजों से लड़ेगी, लीगल तरीके से बैटल लड़ेगी। तो ये है ऑल इंडिया किसान सभा। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट आएगा ती भागा मूवमेंट। बंगाल में हुआ। शॉर्ट में समझो, कोई एक लीडर नहीं है, बंगाल की जो प्रोविंशियल पार्टी थी वो मदद करेगी। देखो ती भागा, इससे ही क्लियर हो जाएगा। ती भागा मूवमेंट ये बंगाल वाले रीजन में हुआ। ती भागा मतलब 3 भाग। अब तक क्या होता था? किसान जितना अनाज उगाता था उसके 2 भाग होते थे।
50% जमींदार को और 50% कल्टीवेटर को, पेजेंट को। तो पेजेंट का तो नुकसान होता था, जितना उगाएगा 50% लगान में दे देगा। तो किसानों की डिमांड थी, बोला कितने भाग होने चाहिए, उस प्रोड्यूस के 3 भाग होने चाहिए। इन 3 भागों में 2 पार्ट रहने चाहिए कल्टीवेटर के पास, और सिर्फ एक पार्ट वो किसके रूप में जाएगा, टैक्स के रूप में। सिंपली इतना सा है। तो इसी को बोलेंगे कौन सा भाग, ती भागा मूवमेंट। 2 भाग किसान के, 1 भाग जमींदार का। पहले कितने भाग होते थे, 2 होते थे, आधा आधा। बोला ये 50-50 नहीं चलेगा। तो सिंपली ये था तिभागा मूवमेंट। 1946 47 के अराउंड ये हुआ, बंगाल में हुआ। और बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा, बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा किसानों का एक संगठन था, उसने ये आंदोलन चलाया था। तो ऐसा कोई लीडर नहीं। समझ आ गया, ठीक है। ये तो लास्ट लास्ट के आंदोलन है। अब आता है लास्ट, तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना मूवमेंट, देखो इसको शॉर्ट में समझो। तेलंगाना में वेट्टी यानी कि फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी बहुत ज्यादा चलती थी। तो किसानों की डिमांड थी, बोला ये बंधुआ मजदूरी खत्म की जाए, जमींदारी प्रथा खत्म की जाए। तो अल्टीमेटली देश तो आजाद हो ही गया। उसके बाद 46 से 42 तक ये चलेगा, और पूरे देश में जमींदारी प्रथा भी खत्म हो गई। तो तेलंगाना मूवमेंट सिंपली किस रीजन पे हुआ, तेलंगाना रीजन पे हुआ। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाद में विनोबा भावे आएंगे और वो भारत में एक आंदोलन चलाएंगे, भूदान। भूदान मतलब जिसके पास ज्यादा जमीन है वो लैंडलेस को डोनेट कर दो, वॉलेंटरली डोनेट कर दो। तो जब भूदान मूवमेंट चला, ये भी 1951 में, पोचमपल्ली विलेज है, पोचमपल्ली विलेज, तेलंगाना, वहीं से ही शुरू किया गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आखिरी मूवमेंट कौन सा चला था, तेलंगाना मूवमेंट। उस व्यक्ति जो फोर्स लेबर सिस्टम है, और भी किसानों के ग्रीवेंसेस थे, उनकी समस्याएं थी, बट व्यक्ति वाज इंपॉर्टेंट जो फोर्स लेबर है। तो मतलब आज तो कुछ समय पहले आंध्र रीजन था, अब अलग होके फिर से क्या बन गया है, तेलंगाना। तो मतलब एरिया इसमें आंध्र प्रदेश लिख दिया है, तो इसको काट के तेलंगाना आप कर लेना। तो वेती को बाद में एबोलिश कर दिया था। समझ आ गया मैंने क्या कहा, ठीक है। तो प्लीज शीट आपने जाके पढ़नी है। बहुत कुछ नहीं था, जनरल था। हमने पढ़ा पेजेंट मूवमेंट, शुरू में आपको कारण बताए, क्लियर हो गए कारण क्या है, ठीक है। किसानों की समस्याएं, एक्सप्लोटेटिव सिस्टम, और फैमिन का आना, अंग्रेजों की तरफ से कोई सपोर्ट ना मिलना, ओवरबर्डन होना, इनडेटनेस होना, मनी लेंडर और जमींदारों द्वारा शोषण करना, ये सब उनकी प्रॉब्लम्स थी। और 2 तरह से डिवाइड किया, प्री 1857 रिवोल्ट और पोस्ट 1857 रिवोल्ट। प्री वाले में एक दो हमने देख लिए, जैसे सन्यासी और फकीर रिबेलियन और पागलपंथी रिबेलियन। और अगर बाद वाले देखें तो मेनली कौन से, 1859-60 में कौन सा हुआ, इंडिगो रिबेलियन। कौन लीडर होगा, विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास। और प्ले का नाम क्या होगा, दीन बंधु मित्रा। कौन इसको बाद में ट्रांसलेट करेगा, माइकल मधुसूदन दत्त। पर लिखा किसने था, दीन बंधु मित्रा ने। किस भाषा में, बंगाली में, ठीक। तो वो पबना नादिया डिस्ट्रिक्ट उस रीजन में हुआ। इंटेलिजेंसिया की सपोर्ट मिली, हरिश्चंद्र मुखर्जी बताए, और दूसरे शिशिर कुमार घोष। फिर दूसरा आंदोलन कौन सा, डेक्कन रॉयट्स, वो बता दिया क्यों हुआ, अहमदनगर पूना वाले इलाके में। पर मेनली किसके बीच की लड़ाई थी, वानी और कुनबी, मतलब कल्टीवेटर्स एंड मनी लैंडर्स। तो पूरा एंगल बताया आपको, ब्रिटिश वो अमेरिकन सिविल वॉर वाला। देन पबना एग्रेरियन लीग या पबना मूवमेंट, उसमें सिंपली क्या था, कानूनी लड़ाई लड़नी है किसके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ। तो ईशान चंद्र रॉय वगैरह, खोदी मुल्ला, वो सब उसमें लीडर्स रहेंगे। तो लीग बनाई जाएगी, वकीलों की टीम होगी, वो आगे जाके कोर्ट में केसेस लड़ेंगे, और फिर एक एक्ट पास होगा तो उससे उनको राहत भी मिलेगी। उसके अलावा कोई और, एक्का मूवमेंट बताया, कहां पे हुआ एक्का मूवमेंट, 1921 में उत्तर प्रदेश में। लीडर कौन, मदारी पासी और एक बाबा रामचंद्र, वो भी शामिल थे, और ऊद किसान सभा वहां पे बनती है। देन उसके बाद चंपारण और खेड़ा शॉर्ट में बताए, वो शीट में भी कवर नहीं किए गए हैं क्योंकि अलग से टॉपिक में किए जाते हैं। देन बरदौली सत्याग्रह कब हुआ, 1928। कितना टैक्स रेट बढ़ाया गया था, 22%। बाद में कम कर दिया कितने तक, 6 तक। और कौन सा कमीशन बना, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, ठीक है। लीडर सरदार पटेल थे, और वुमेन ने उनको सरदार का टाइटल यहाँ पे दिया। और लास्ट में हमने एक दो देख लिए। एक ऑल इंडिया किसान सभा कब बनती है, 1936 में। कौन लीडर बने, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और उसके बाद तिभागा मूवमेंट कहाँ हुआ, बंगाल में, ठीक है। प्रोविंशियल कृषक सभा जो थी वहां की, वो इसको लीड करती है। और नाम ही तिभागा है, तो बोला कितने भाग होंगे प्रोड्यूस के, 3 भाग, 2 किसान के, 1 जमींदार का। और लास्ट रहेगा तेलंगाना मूवमेंट, जिसमें मेन कारण बहुत थे। मेन कारण क्या था, वेती, फोर्स लेबर। पर अल्टीमेटली वेती वाज एबोलिश्ड।
और कुछ ही टाइम में हम आजाद भी हो गए, तो आजादी के बाद भूदान वो भी तेलंगाना से ही शुरू होगा। पोचमपल्ली विलेज से किसने शुरुआत की थी? विनोबा भावे ने। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। कल बात कर लेंगे ट्राइबल मूवमेंट, और उसके बाद फिर वही मेन स्ट्रीम हिस्ट्री उस पर बात करेंगे। टेक दीज शीट्स।